तो चैप्टर दैट वी आर गोना स्टार्ट टुडे इज सॉलिड क्लास 11th एंड एनसीईआरटी बुक 2 जो है वो बेसिकली पूरी केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। उसमें हम लोग 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं। सॉलिड का एक चैप्टर है, एक चैप्टर लिक्विड का होगा, एक चैप्टर गैस का होगा। 3 स्टेट होती है मैटर की। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई, बोलो बोलो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई, एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। गैस भी है बेटा, गैस भी कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगी ना, चाहे उसका मास, चाहे उसके मॉलिक्यूल पास पास ना हो, बट कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो। वैक्यूम को देखो, हम वैक्यूम को मैटर कैटेगरी में नहीं डालते। बताओ क्यों नहीं डालते वैक्यूम को मैटर की कैटेगरी में? वैक्यूम जो होता है उसके अंदर कोई भी डेंस, कोई भी पार्टिकल नहीं है, वो एक खाली एम्प्टी स्पेस है, उसको नहीं डालते। बस गैस और वैक्यूम में फर्क समझो, गैस में फिर भी मॉलिक्यूल होते हैं, वैक्यूम में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होते। लिक्विड तो है ही। लेकिन आपका पहला चैप्टर जो 11th क्लास का है, बुक नंबर 2 का, वो है बेटा ये। क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर? रिगार्डिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। ये एक साइंटिस्ट था केल्विन, ही सेड ये तीनों अलग अलग नाम नहीं है। पहली बात तो ये तीनों एक ही चीज़ के 3 नाम है। लोगों ने कहा क्या पागल बना रहा है भाई, आइस अलग है, वाटर अलग है, स्टीम अलग है। देखा जाए तो सही कह रहा था, क्योंकि तीनों तो बने तो वाटर से ही हैं, तो 3 चीज़ें एक ही हैं। ये फ़र्क क्या है लेकिन तीनों के अंदर? उसने कहा फ़र्क है टेम्परेचर का। किसका फ़र्क है? टेम्परेचर का फ़र्क है। बताओ सही कह रहा था वो? उसी के नाम से बताओ आज हम उसको लॉर्ड केल्विन के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि उसने सही कहा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट नहीं है। पहली बात तो ये एक ही चीज़ के 3 नाम है, बस अगर हम उनका टेम्परेचर या तो बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। आप थिंक आपको आइस के एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। आइस कौन सी स्टेट है बेटा? सॉलिड स्टेट है। गर्म करना शुरू कर दो उसको आप, तो टेम्परेचर राइज करने से वाटर बन जाएगा, लिक्विड में आ गया। लिक्विड को और गर्म करोगे तो, पानी को और गर्म करते रहो तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखा जाए तो टेम्परेचर के राइज फॉल से 3 स्टेट डेवलप हो रही हैं। यही समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से यहाँ पे। तो आप एक काम करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे फटाफट से। 3 स्टेट ऑफ मैटर, हेडिंग लिख लिया करो फटाफट अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। समझ में आ गया कैसे नोट्स बनाने हैं? आज से मैंने पीपीपी तैयार कर दी है आप लोगों की पीडीएफ फॉर्म में। मतलब पीडीएफ को ही हम लोग चलाएंगे। पीपीपी में क्या होता है, कम कंटेंट कवर होता है, पीडीएफ में ज़्यादा कंटेंट कवर होता है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका 11th क्लास का। ये आपकी जो फिजिक्स है, दिस इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। आइदर इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैसेस। आगे कुछ चैप्टर्स फिर हीट के ऊपर है, आपको याद होगा, थर्मोडायनामिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे इनको। बट पहले तो 2-3 चैप्टर्स हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर जो आपको जेईई और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि क्वेश्चन कम आते हैं, बट बहुत इजी चैप्टर है। मतलब इसमें कोई बहुत एडवांस, मैंने देखा बहुत बड़े लेवल क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले पता है, मिक्स करने आते हैं, तो आप अप्लाई कर लोगे। समझ में आ रहा है? 3 स्टेट समझ में आ रही है आपको? क्या पढ़ना है आज हमें यहाँ पर? क्या बताया मैंने अभी तीनों के बारे में? पहली बात तो 3 स्टेट है ही नहीं है, दे आर द सेम स्टेट ऑफ टेम्परेचर्स। कैन यू से दैट? क्या बोला मैंने? दे आर द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर एक ही रहता है बेटा। पानी किसका बना होता है? H2O का बना होता है। अब वही पानी अगर आप टेम्परेचर कम करके पढ़ रहे हो तो बर्फ बन जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा के पढ़ रहे हो तो पानी है, पानी को और गर्म करके पढ़ रहे हो, टेम्परेचर की हायर स्टेट पे पढ़ रहे हो तो स्टीम बन जाएगा। स्टीम क्या है? गैसेस, राइट? तो इस तरह से पढ़ेंगे हम। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये पढ़ना है, सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। यू कैन से दैट, राइट? इंटर एटॉमिक फोर्सेस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और लिक्विड के अंदर जो फोर्सेस होती हैं इंटर एटॉमिक, वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन एज कंपेयर टू दिस, मतलब इसे कहते हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस। इंटर एटॉमिक फोर्सेस गैसेस में तो ऑलमोस्ट ना के बराबर होती हैं। तो बताओ, अरेंज दीज इंटर एटॉमिक फोर्सेस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा तो सॉलिड्स में ही होती हैं, लिक्विड में कम होती हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस, गैसेस में ना के बराबर होती हैं। और इन फोर्सेस को डिसाइड कौन करता है कितनी होंगी कितनी नहीं होंगी? टेम्परेचर डिसाइड करेगा। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल डिसाइड दैट हाउ मच फोर्सेस आर देयर। तो बेटा इसके लिए एक बड़ा अच्छा ग्राफ है, मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, कि फोर्सेस जो बेटा यहाँ ध्यान दो पहले, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव। और जो फोर्सेस का ग्राफ हम लोग देखते हैं वो कुछ ऐसा होता है। ध्यान से समझना इन बातों को। ये है डिस्टेंस। क्या है ये? डिस्टेंस। अब मुझे ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हमेशा बच्चों क्या दिखाती है? अट्रैक्शन दिखाती है।
और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव क्या दिखाती है, हमेशा रिपल्शन दिखाती है। और एक ऐसा डिस्टेंस आता है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डिस्टेंस। क्रिटिकल डिस्टेंस वो होता है जिस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। और इस डिस्टेंस पे बताओ अगर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रही है पोटेंशियल एनर्जी, तो अट्रैक्शन क्या होगी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा होगी। ऐसी स्टेट को हम लोग सॉलिड्स बोल देते हैं। समझ में आ गया। अगर आप डिस्टेंस देखो बढ़ा रहे हो, जल्दी बताओ, तो जो अट्रैक्शन इस पॉइंट से है वो कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है? यहाँ हाईएस्ट है ना अट्रैक्शन। अगर आप और ऊपर जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस की तरफ जा रही है, तो अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूरियाँ और नज़दीकियाँ अट्रैक्शन का कारण बनती हैं। समझ में आ गया आपको? कैसे समझ में आएगा? बेटा लड़का है आईआईटी का, लड़की आईआईएम में कहीं पढ़ती है, दूर दूर है, आईआईएम बेंगलोर में पढ़ती है लड़की, लड़का आईआईटी में कहीं सिचुएटेड है, लाइक इन आईआईटी मुंबई। तो डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स हो रही हैं। अभी देखो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है, लेकिन बहुत कम नेगेटिव है। अट्रैक्शन है लेकिन उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि लाइव अट्रैक्शन जो होती है, ऑनलाइन अट्रैक्शन जो होती है, काफ़ी वीक होती हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों के कॉलेज ख़त्म हो गए, उसका आईआईएम ख़त्म हो गया, लड़के का आईआईटी ख़त्म हो गया। सही है। अब डिस्टेंस क्या हो रहा है, धीरे धीरे लड़की ने कहा लेट्स ज्वाइन सम कॉमन फर्म, तो दोनों ने विप्रो या इन्फोसिस मान लो ज्वाइन कर दिया, विप्रो ज्वाइन कर लिया दोनों। विप्रो इज़ अ कंपनी इन इंडिया, आपको पता होगा, मेरे ख्याल से अजीम प्रेमजी कंपनी है। तो उन्होंने विप्रो ज्वाइन कर लिया, लड़की ने जो है वहाँ का मैनेजमेंट संभाल लिया। एक ही कंपनी में दोनों आ गए। जब एक ही कंपनी में आ गए तो बताओ अट्रैक्शन यहाँ पर था, यहाँ पर कैसे हो गया? डिस्टेंस भाई पहले यहाँ था ना उन दोनों के बीच का, एक बेंगलोर रहता था, एक बॉम्बे रहता था। अब दोनों एक ही कंपनी में आ गए हैं, डिस्टेंस बहुत कम हो गया, तो अट्रैक्शन क्या हो गया, नेगेटिव अट्रैक्शन। मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो चुका है। एक दिन लड़के ने लड़की को रिंग ऑफर कर दी, लेट्स गेट मैरिड। तो अट्रैक्शन की पीक पे क्या किया, दोनों ने शादी वादी कर ली। अब शादी के बाद डिस्टेंस और कम हो गया, एक ही घर में रहना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन कहते हैं ना कि किसी के पर्सनल स्पेस में इतना भी नहीं घुसना चाहिए कि वही जो अट्रैक्शन था वो रिपल्शन में होना शुरू हो जाए। तो डिस्टेंस एक लिमिट तक ही सही रहता है। इसके बाद की कहानी समझ में आ रही है बेटा? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? क्रिटिकल डिस्टेंस वो है जहाँ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी। अगर आप उससे भी और कम आने की कोशिश करोगे किसी के, भाई कितना भी क्लोज रिलेशन हो, पर्सनल स्पेस इंसान के कभी कहते हैं इन्वेड नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, राइट। तो अगर मान लो और डिस्टेंस होता रहेगा तो जो क्रिटिकल अट्रैक्शन थी वो धीरे 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 कम हो रही है। किसकी तरफ बढ़ रही है, जल्दी बोलो? रिपल्शन की तरफ। अप्पा चला बिल्कुल ही इंटरफेयर कर रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं, हर वक्त उसके जीपीएस लगा के ट्रैक कर रहे हैं, लड़की कहाँ जा रही है, पति कहाँ जा रहा है। तो भाई इतना भी नहीं करना चाहिए, वरना ये वाला सिचुएशन आ जाती है जहाँ अट्रैक्शन जीरो हो जाती है। और अगर इसको भी क्रॉस कर दिया, डिस्टेंस थोड़ा सा और इधर ले आए, तो फिर पता चला और रिपल्शन शुरू होगी, पता चला डाइवोर्स तक नौबत आ गई, राइट। तो ऐसे मॉलिक्यूल के साथ भी होता है, ये यूनिवर्सल लॉ है कि एक डिस्टेंस तक ही रिलेशन ठीक रहते हैं, राइट। तो ऐसी सॉलिड्स के साथ होता है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल डिस्टेंस। बेटा ये ग्राफ कई बार आता है आपके एग्जाम के अंदर, समझ में आ गया? ऐसे नहीं पढ़ना कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं। तो आपको ये बोलना है जिसमें क्रिटिकल डिस्टेंस मेंटेन रहता है, ये वाला, दैट कंडीशन इज द सॉलिड स्टेट। जब तुम क्रिटिकल डिस्टेंस के और आगे जाते हो तो धीरे 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 अट्रैक्शन वीक होना शुरू हो जाती है, राइट, एंड दैट स्टेट कम्स टू लिक्विड स्टेट। और अगर मान लो डिस्टेंस तुम और आगे लेके जाओगे तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज गैसेस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में ये जो क्रिटिकल डिस्टेंस होता है भाई, ये बहुत तगड़ा बॉन्ड बनाता है, और ऐसे बॉन्ड को कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर एटॉमिक स्टेट। और इसी स्टेट को हम कहते हैं कौन सी स्टेट? सॉलिड स्टेट। बट ऐसा होने के लिए कहते हैं ना लोग बड़े ठंडे दिमाग से, बताओ आप मुझे बताओ सबसे रिलैक्स ये दोनों बंदे कब थे, ये गर्ल और ये बॉय सबसे रिलैक्स स्टेट पे कब थे? क्रिटिकल डिस्टेंस पे ही थे। तो उस टाइम पे टेम्परेचर बड़ा कम होना चाहिए। इज इट क्लियर? लीस्ट टेम्परेचर स्टेट होती है, क्योंकि जितनी हाई टेम्परेचर स्टेट करोगे डिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा। डिस्टेंस बढ़ता रहेगा तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गया तो कन्वर्जन किस में आ जाएगी? गैसेस में आ जाएगी। समझ में आ गया? तो ये जो बॉन्ड है ये ऐसा बॉन्ड होता है जैसे बेटा आपके फैमिली के साथ बॉन्ड होते हैं, आपके सिबलिंग्स के साथ बॉन्ड है, आपके भाई बहनों के साथ बॉन्ड है, आपके पेरेंट्स के साथ जो बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड है वो? क्रिटिकल बॉन्ड्स हैं वो। समझ में आ गया? बड़ी मुश्किल टूटते हैं वो। ये कैसे बॉन्ड हैं? जैसे आपके दोस्तों के बॉन्ड हैं, दोस्तों के साथ कोई बॉन्डिंग हो जाती है, वो उतनी क्रिटिकल तो नहीं होती ना जितनी फैमिली के साथ होती है, राइट। तो ठीक है, वो भी एक बॉन्ड है। आपका कोई दोस्त है तो वो बॉन्ड कौन सा है? लिक्विड बॉन्ड है वो, एक ऐसे कह सकते हो आप लोग। बॉन्डिंग है वो, ऐसा नहीं है। रिश्तेदारों से बॉन्ड होता है भाई, रिश्तेदारों ने कोई बात बोल दी, कल से शक्ल मत दिखा, वो अपने घर रहता है, तुम अपने घर रहते हो, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। बॉन्डिंग है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। गैसेस का तो ऐसा बॉन्ड ही नहीं होता देखा जाए तो। कोई
जैसे आप मेले में कहीं जा रहे हो, आप भीड़ में कहीं खड़े हो, आप थोड़े जानते हो लोगों को, आप जा रहे हो ठीक है, बॉन्डिंग तो है नहीं कुछ, राइट। तो होती है गैसेज स्टेट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक इस ग्राफ से भी बेटा, ये ग्राफ भी ड्रॉ करना है और ये लिख देना है कि ये है इंटर एटॉमिक फोर्सेस फॉर द लिक्विड, ये है इंटर एटॉमिक फोर्सेस फॉर द गैसेस, ऐसे लिख दो ब्रैकेट लगा के। पता चला आप इसको एल्यूमिनियम समझ रहे हो, बेटा एल्यूमिनियम नहीं है वो एल, ठीक है। ये है इंटर एटॉमिक फोर्सेस फॉर लिक्विड, ये है इंटर एटॉमिक फोर्सेस फॉर सॉलिड। तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस फॉर सॉलिड इज द हाईएस्ट फोर्स, फिर आती है इंटर एटॉमिक फोर्सेस फॉर द लिक्विड, फिर आती है इंटर एटॉमिक फोर्सेस फॉर द गैसेस। क्लियर हो गया। और इन तीनों में ये बताओ, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो सॉलिड का टेम्परेचर लीस्ट होगा, लिक्विड का मॉडरेट होगा और गैसेस का हाईएस्ट होगा। क्या आपने ध्यान दिया? इंटर एटॉमिक फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर स्टेट। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो चैप्टर आपको समझ में आएंगे आगे वाले। पहली स्लाइड आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि 3 तरह के स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से मैं आपको डायरेक्ट कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, लाइक डेफिनेशन करने का कोई फायदा तो है नहीं। आप टेम्परेचर वाली बात समझ लो और एक ग्राफ वाली बात समझ लो। क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव में है तो अट्रैक्शन होती है, पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव में है तो रिपल्शन होती है। रिपल्शन बेसिकली एक क्रिटिकल डिस्टेंस को और कम करने से, रिपल्शन धीरे धीरे, बड़ा झगड़े क्यों होते हैं घरों में? इसलिए होते हैं ना कि अगर आप प्राइवेसी हर इंसान को चाहिए होती है, चाहे कितना भी क्लोज हो, उसकी एक पर्सनल लाइफ है, राइट। उसके अंदर अगर आप ज़्यादा इंटरफेयर करोगे तो फिर धीरे धीरे रिपल्शन की तरफ चीज़ें चली जाती हैं। हाँ, उस डिस्टेंस को मेंटेन रखोगे ठीक है तो क्रिटिकल डिस्टेंस बना रहता है और अट्रैक्शन हाईएस्ट होती है। ऐसा सॉलिड्स में भी होता है, ऐसा ही रिश्तों में भी होता है, राइट। चलो समझ में आ गया आपको पहला तरीका। सेकंड वे पे आते हैं बेटा, फटाफट खत्म करेंगे आज इसको। सेकंड जो तरीका है इसको पढ़ने का वो है सॉलिड्स के 2 तरह के टाइप्स। बेटा सॉलिड 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होते हैं एमॉर्फस सॉलिड, राइट। क्या समझना आपको? नेक्स्ट टॉपिक लिख लो हेडिंग, सॉलिड, उसके 2 टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। पहले सुन लो मेरी बात ध्यान से। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है, मान लो एक बंदा ईंट रख के एक दीवार बना रहा है, मिस्त्री है कोई बंदा, लाइक लेयरर है, ब्रिक लेयरर है, ठीक है, और वो क्या बनाता है? घर बनाता है, ठीक है। तो उसने ब्रिक रखी, ईंट रखी, दीवार बन गई या नहीं बनी? अभी पिरामिड बना रहा है, मान लो इजिप्ट का पिरामिड बनाना। आपने नोटिस किया होगा इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं दे आर ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, सारे पत्थरों का साइज वहां पर क्या है? सेम है। तो अगर उसने पहली रखी ब्रिक, बताओ दूसरी भी क्या प्लेस करेगा? ब्रिक। तीसरी भी क्या प्लेस करेगा? ब्रिक। चौथी भी क्या प्लेस करेगा? ब्रिक। पांचवी भी क्या प्लेस करेगा? ब्रिक। छठी भी क्या प्लेस करेगा? ब्रिक। तो अगर हर मॉलिक्यूल का साइज जो रख रख के सॉलिड तैयार हो रहा है यूनिफॉर्म है, क्यूबॉडिकल शेप है हर एक ब्रिक के, तो ऐसा सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसके हर मॉलिक्यूल के पैटर्न क्या है? फिक्स्ड है। अगर मान लो तुम मतलब शहर में जो दीवारें बनती हैं ऐसी बनती हैं, ईंट के ऊपर ईंट रख के बनती हैं, तो दीवार की शेप क्या आती है? परफेक्ट आती है। गांव में दीवारें कैसे बनाते हैं? वहाँ तो मिट्टी घोल लेते हैं और मिट्टी को ऐसे जोड़ जोड़ के दीवार बना देते हैं। तो मिट्टी की जो दीवार है, बताओ अगर आपने ऐसे बना दी है मिट्टी को ऐसे जोड़ जोड़ के, तो कहीं पे पत्थर आया हुआ, कहीं पे घास आ गई, कहीं से मोटी रहेगी, कहीं से पतली रहेगी, सिमेट्री बताओ किस वाली दीवार में आएगी? इस वाली में आएगी। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। वो वाला कौन सा सॉलिड है? एमॉर्फस सॉलिड है। एमॉर्फस में कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता। समझ में आ गया? क्रिस्टलाइन में क्या होता है? हमेशा एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। और ये बेटा ईंटें नहीं बोलना, वहां पर मॉलिक्यूल्स बोलने हैं, जिनमें मॉलिक्यूल अगर एक मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, मतलब इस शेप का मॉलिक्यूल है, तो दूसरा भी कैसा होगा? टेट्राहेड्रल ही होगा। तीसरा भी कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। चौथा भी कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। तो कोई भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न अगर आपने अपने आप को बार बार रिपीट करता रहेगा तो दिस सॉलिड इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जहाँ कोई पैटर्न नहीं है, कभी ईंट आ रही है, कहीं पत्थर आ रहा है, कहीं मोटा पत्थर आ रहा है, छोटा पत्थर आ रहा है, तो ऐसे सॉलिड को क्या बोलते हैं? एमॉर्फस। दुनिया में 99% सॉलिड एमॉर्फस हैं। ये बात समझ में आ रही है? आपके आसपास इस कमरे में जो भी आप जहाँ भी क्लास ले रहे हो, आपके आसपास जो भी आपको दिख रहा है सॉलिड, वो सब एमॉर्फस है। ग्लास भी एमॉर्फस है, लकड़ी एमॉर्फस है, आयरन एमॉर्फस है, प्लास्टिक एमॉर्फस है, कागज़ एमॉर्फस है, हर चीज़ एमॉर्फस है। क्रिस्टलाइन तो दुनिया में 2-4 ही हैं क्रिस्टल, लाइक डायमंड हो गया, क्वार्ट्स हो गया, कैल्साइट हो गया। समझ में आ गया? दुनिया में 99% कौन से हैं? एमॉर्फस है, जिनके अंदर कोई पैटर्न नहीं होता, कुछ भी चिपक रहा है, कहीं भी चिपक रहा है। समझ में आ गया? तो अगर मैं आपसे पूछूं, वैसे एग्जांपल देता हूं, इजिप्ट का पिरामिड बना हुआ है, वो क्रिस्टलाइन है कि एमॉर्फस है? क्रिस्टलाइन है, परफेक्ट पैटर्न है उसका, मतलब एक जो ईंट का साइज है, जो वहाँ पत्थर लगे हुए हैं उनका साइज भी यूनिफॉर्म है, राइट, तभी आज तक टिके हों। तो रियल सॉलिड हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं, बट क्रिस्टलाइन दुनिया में बहुत कम है।
ज़्यादातर जो सॉलिड है वो नकली है, नकली लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। तो जाके बाकी लोग कैसे एमॉर्फस है, तो एमॉर्फस का मतलब ग्लास वगैरह ये सब एमॉर्फस होते हैं। तो आप लिख लो क्रिस्टलाइन में क्या लिखोगे, इन दिस अ फिक्स्ड पैटर्न, क्या करता है अपने आप को रिपीट करता रहता है अगेन एंड अगेन। या मैं काम करूंगा ये वाला मॉड्यूल, आप सिर्फ नाम नोट कर लो बेटा, क्रिस्टलाइन होते हैं एमॉर्फस होते हैं, बस। नो नीड टू डू डेफिनेशंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये वीडियो दोबारा देख लेना, डेफिनेशन लिखने की जरूरत है ही नहीं, बस इतना लिख देना, अ फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न, बस अ फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। क्या इतना काफी है आप लोगों के लिए? एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न है अंदर भी बाहर भी। एमॉर्फस में क्या बोलोगे? देखो मैंने लिखा भी यहाँ पर, अगर आपको ये मॉड्यूल मिल जाएगा तो क्या लिखा हुआ है, हैविंग इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट मतलब कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न विच डज नॉट रिपीट इटसेल्फ टू कंप्लीट द सॉलिड, जो अपने आप को रिपीट ही नहीं करता, राइट। मॉड्यूल मिल जाएगा आपको, तो आप मॉड्यूल से पढ़ सकते हो, बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, आप खुद पढ़ लेना। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप यहाँ से बाद में याद कर सकते हो, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। अगले टॉपिक पे आते हैं, आप देख सकते हो मैंने डायग्राम बना रखे हैं इस तरह के। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसके अंदर अगर एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक है, जैसे माइनक्राफ्ट, शायद आपको एक गेम के बारे में पता होगा, माइनक्राफ्ट एक गेम है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का बढ़िया एग्जांपल है। आपने देखा होगा हर ब्लॉक से कुछ भी बना देते हैं वहाँ पर, भेड़ बकरी औजार, राइट। तो उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर ब्लॉक्स होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ब्लॉक से पूरी गेम चल रही हो। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का बढ़िया एग्जांपल है, पूरी गेम ही क्रिस्टलाइन है, क्योंकि क्रिस्टलाइन का मतलब होता है, आपको लगेगा जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं होते, लीगो टॉयज वगैरह आते हैं, तो उनमें बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह वो पूरी गेम चल रही होती है। जैसे ये देखो, एक को हटाऊंगा सारे गिर जाएंगे, समझ में आ गया। तो दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस में क्या होता है, यहाँ लिखा ना देखो, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जैसे ये एक ब्लॉक है, अगर आप देख पा रहे हो, दोबारा दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, जैसे आप ये देख पा रहे हो, तो इसमें एक ये वाला ब्लॉक दिख रहा है आपको, ऐसे ही यहाँ पर भी एक ब्लॉक है, ऐसे यहाँ पर भी एक ब्लॉक है, ऐसे यहाँ पर भी ब्लॉक है, यहाँ पर भी ब्लॉक है, यहाँ पर भी ब्लॉक है, यहाँ पर भी। तो सबका साइज क्या दिख रहा है बच्चों आपको? एक परफेक्ट पैटर्न दिख रहा होगा। ऐसे ही बताओ, जितना साइज इस वाले ब्लॉक का है बेटा, उतना ही साइज इसका भी होगा, जितना इसका साइज है उतना ही साइज यहाँ पर जो ब्लॉक है इसका भी होगा। समझ में आ गया? तो ऐसे छोटे ब्लॉक्स को लेकर जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आ गया? और ऐसे सॉलिड्स का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे क्वार्ट्स, लिख लो ये, मतलब एग्जांपल कम से कम वहाँ नोट कर लो, या कैल्साइट या फिर डायमंड। डायमंड आपको पता होगा एक एलोट्रॉप है, किसका? कार्बन का। तो डायमंड हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड। जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं दे आर बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्वार्ट्स सबसे बड़ी एग्जांपल है इसका, क्वार्ट्स। अब जैसे मैं आपको एक गेम कहूँ खेलने के लिए, पजल कहूँ, आपने कभी वो रूबिक्स ब्लॉक किया होगा, कलर वलर जोड़े होंगे आपस में, तो बेटा उसमें आप देखोगे हर एक ब्लॉक का जो साइज है वो तो फिक्स ही रहता है, चाहे कलर्स कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव कोई भी कलर हो। तो ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलेंगे, वो पूरा रूबिक्स ब्लॉक कुछ ऐसे ही होता है देखने में, उसके अंदर ऐसे कई सारे ब्लॉक्स लगे होते हैं। अब ये जो एक खाली स्पेस है, देखो अब ये जो मैंने इसके अंदर एक ब्लॉक बना रखा है, ये वाला ब्लॉक दिख रहा है बच्चों आपको, ये वाला ब्लॉक, बताओ इसको बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट सेल। एक ईंट, आपने मान लो दीवार बना दी, बेटा दीवार एक बार में तो नहीं बनी होगी, पहले आपने ईंट के ऊपर ईंट रखी होगी, तो एक ईंट क्या है? यूनिट सेल है। समझ में आ गया? अब ऐसा ही ब्लॉक यहाँ भी फिट करूंगा, यहाँ भी फिट करूंगा, यहाँ भी फिट करूंगा, यहाँ भी फिट करूंगा, तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा पूरे ब्लॉक का, कैसा बनेगा? वो क्रिस्टलाइन बनेगा। समझ में आ गया? अब मैं ऐसे मान लो मुझे लग रहा है नहीं यार यहाँ तो मैं एक फुटबॉल डालूंगा, ऐसे मजा नहीं आ रहा, फुटबॉल रख देता हूँ यहाँ पर एक, और नहीं यार यहाँ तो मैं एक ट्रायंगल डाल देता हूँ, अबे तो कोई पैटर्न बन रहा है इससे, तो ये बन जाएगा एमॉर्फस। क्या बन जाएगा? एमॉर्फस। समझ में आ गया एमॉर्फस क्या होता है? जिसमें कोई पैटर्न नहीं है, कुछ भी डालते रहो, भरना ही तो है। अरे समझ में आ गया? तुम्हें बेटा पढ़ाई कैसे करनी चाहिए जेईई और नीट के लिए? क्रिस्टलाइन फॉर्म में या एमॉर्फस फॉर्म में? क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ताकि एक पैटर्न को फॉलो करो, ये नहीं कुछ भी चल रहा है दिमाग में, ठीक है? तो एमॉर्फस मत बनो, क्या बनो? क्रिस्टलाइन। यूनिट सेल समझ में आ गया? यूनिट सेल होता है कि एक छोटा सा यूनिट जो अपने आप को बार बार रिपीट करता रहता है। पिरामिड क्या बेटा एक बार बन गया होगा? पूरा इजिप्ट में जो पिरामिड है, बिल्डिंग क्या एक बार बन जाती है, या पहले ब्लॉक्स तैयार होते हैं, या पहले ईंट तैयार होती होगी? बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? पूरी बिल्डिंग का ईंट, ब्रिक। तो ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखेंगे तो वो ब्रिक होगी यूनिट सेल। समझ में आ गया? आगे कंटिन्यू करें इसको, बहुत इजी टॉपिक है, सुन भी लोगे समझ में आ जाएंगे। अगला टॉपिक आ रहा है, एनसीईआरटी टेक्स्ट है कि सॉलिड्स के अंदर ना हल्की सी इलास्टिसिटी होती है, उसको समझाने के लिए हुक्स ने एक बड़ा अच्छा मॉडल दिया था। जैसे मान लो ये एक एटम है, जल्दी बताओ बच्चों क्या है ये पूरा? ये क्या पूरा एक एटम है, ये भी क्या एक एटम। एटम के बीच में ध्यान दे रहे हो, उन्होंने एक स्प्रिंग लगा रखा है, स्प्रिंग।
मतलब एटम एटम में थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है। आपने नोटिस किया होगा सॉलिड्स को अगर आप बहुत ज़्यादा दबाओगे तो कई बार वो अपने आप की शेप को रीगेन कर लेते हैं। जैसे रबर बैंड होता है, रबर बैंड को आप खींच के छोड़ते हो तो इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो सॉलिड्स के बॉन्ड में हल्की सी इलास्टिसिटी होती है, उसको समझाने के लिए स्प्रिंग मॉडल बनाया था, किसने? हुक्स ने बनाया था। समझ में आ गया? तो हल्का सा मतलब लचक जिसे तुम कहते हो। आपने देखा होगा बड़े बड़े ब्रिजेस जो होते हैं, जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उनमें से निकलता है तो हल्की सी वाइब्रेशन होती है उनमें, इसलिए नहीं कि टूट जाएंगे, वो जानबूझ के बनानी पड़ती है ताकि उनमें स्ट्रेंथ रहे। अगर रिजिड बना देंगे, बिल्कुल ही सॉलिड बना देंगे, तो झटका लगने से उनके टूटने के चांस ज़्यादा होंगे। एक कहावत है ना, जो पेड़ झुकते नहीं है वो टूट जाते हैं। समझ में आ गया? तो एक चीज़ में इलास्टिसिटी कहते हैं इस प्रॉपर्टी को। बेटा ये कहावतें मत मार आना जेई में, क्या बोलना? इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी होनी चाहिए सॉलिड्स के अंदर ताकि उनकी स्ट्रेंथ क्या रहे? ज़्यादा रहे। क्लियर हो गया? तो ये बात आपने, ये एक साइंटिस्ट है, इसके बारे में आके लिखा होगा, रॉबर्ट हुक। ये हम आज पढ़ेंगे बेटा, हुक्स लॉ में ही चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा सारा। ये किस बंदे ने दिया था ये लॉ? हुक्स ने दिया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी कुछ खास नहीं है, आपको मैं एक मेन चीज़ नोट करवा दूंगा। इसके अलावा अगर आपको सॉलिड्स पढ़ने हैं, दो तरह की फोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको यहाँ दिख रही होंगी बच्चों। कौन सी दो फोर्स है? नाम पढ़ो इनके। एक होती है डिफॉर्मिंग फोर्स, एक होती है रिस्टोरिंग फोर्स। लिखो, हेडिंग लिख लो बस, खाली नाम नाम, बेटा पूरा डिटेल नहीं लिखनी है आपको, जैसे मैंने लिखा हुआ ना बस ये लिखना है। इंपॉर्टेंट फोर्सेस टू स्टडी सॉलिड्स, डिफॉर्मिंग, रिस्टोरिंग। नो डिटेल, डिटेल तो बेटा आएंगी भी नहीं, आप बस नाम कम से कम दिमाग में आना चाहिए कि ये नाम था इस चैप्टर के अंदर, राइट? डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। एम ऑडिबल दिव्यांशु? यस सर। चलो, क्या क्या फोर्सेस हैं पढ़ के सुनाओ। फोर्सेस के नाम पढ़ के सुना। डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है बेटा? यहां ध्यान से देखो, जो एक बॉडी का हुलिया बिगाड़ दे। किसी ने, मान लो तुम्हें दो तीन बंदे मिल गए, तुम्हें रोड पे पकड़ लिया, चार पांच लड़कों ने, और बहुत बहुत पीटा किसी बात के ऊपर, उन्हें कोई गलत फहमी होगी या जो भी था, उन्हें बहुत मारा। तुम्हें घर जाके जब आओगे, चेहरा देखोगे शीशे में अपना, तो आपको पूरा चेहरा डिफॉर्म हो चुका है, ऐसे कहते हैं हुलिया बिगाड़ दिया आपको उन्होंने। तो वो फोर्स जो एक सॉलिड का हुलिया बिगाड़ दे, उसे बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अब क्या होगा? अब भाई दो तीन दिन घर से बाहर नहीं निकल रहे शर्म के मारे, है ना, यार बहुत बुरा हो हमारे साथ, दवाइयाँ वैया खा रहे हो, एंटीबायोटिक खा रहे हो, पैरासीटामोल खा रहे हो, पेन किलर खा रहे हो, तो जो दवाइयाँ आपके शरीर में जा रही हैं वो क्या कर रही हैं? अब आपकी बॉडी को दोबारा से रिस्टोर करवा रही है, चले जख्म धीरे धीरे भर रहे हैं। तो अंदर से जो चीज़ डेवलप होती है वो होती है रिस्टोरिंग। कुछ समझ में आ गया? जो बॉडी बाहर से हुलिया बिगाड़ दे फोर्स का, जो फोर्स बाहर से एक बॉडी का हुलिया बिगाड़ दे, डिफॉर्मिंग। जो अंदर से ठीक कर दे, रिस्टोरिंग। रबर बैंड है मेरे पास, रबर बैंड मैंने ऐसे खींच दिया, या स्प्रिंग था मैंने ऐसे खींच दिया, कौन सी फोर्स है? डिफॉर्मिंग। अब छोड़ूंगा तो वापस नहीं आएगा, तो इट विल टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज कॉल्ड, क्या वो मैंने लगाई है या उसके अंदर नेचुरली फोर्स थी वो, तो वो है रिस्टोरिंग फोर्स। डायग्राम देख के समझ में आ गया भाई? डायग्राम देख के समझ में आ गया? मैंने जो बाहर से फोर्स लगाई है वो एफडी है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, उसने हुलिया बिगाड़ दिया एक सॉलिड स्टेट का। फिर जो अंदर से फोर्स डेवलप हो रही है, क्या नाम है उस फोर्स का? रिस्टोरिंग फोर्स। तो कुछ लिखने की जरूरत है बेटा ऐसी चीजों में? समझ में आ गया? कौन सी एक्सटर्नल है, कौन सी इंटरनल है? डिफॉर्मिंग एक्सटर्नल है, रिस्टोरिंग इंटरनल है। क्लियर हो गया? रबर बैंड का एग्जांपल ले लो बेटा, बॉल है आपके पास, एक रबर की बॉल है, उसको आप ऐसे कंप्रेस कर रहे हो, कौन सी फोर्स है? डिफॉर्मिंग। छोड़ दोगे तो वहीं थोड़ा ना पिचकी रहेगी, वापस भी आएगी। मैं सारी वापस नहीं आती। अब यहाँ भी एक सोचने वाली बात है, कई ऐसी बॉडी है जिनमें रिस्टोरिंग फोर्स ना के बराबर होती है, कई वापस ही नहीं आती भाई। कई तो लड़के इतनी बुरी तरह पिट जाते हैं, वो फिर पिटे ही रहते हैं, वो ठीक ही नहीं होते, कहते हैं सदे में चले जाते हैं कि हम नहीं खेलेंगे अब। समझ में आ गया? तो उनमें है ही नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं है। कई ऐसा कोई भी आदि, तो बेटा तुमने मार लिया ना आज, कोई नहीं, वक्त बताएगा, इंतकाम देखेगा अब तू मेरा। तो उनमें क्या डेवलप हो रही है? धीरे धीरे रिस्टोरिंग फोर्स। तो टाइम आने पे भाई वो भी कुछ करेगा। समझ में आ गया? तो रिस्टोरिंग फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। कई बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है, कईयों में कम होती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड्स। समझ में आई ये बात? तो डिफॉर्मिंग तो अलग चीज़ है, रिस्टोरिंग अलग चीज़ है। बस आप इतना नोट करना चाहो तो कर लो बेटा। डिफॉर्मिंग हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स है और रिस्टोरिंग हमेशा एक इंटरनल फोर्स है। कौन सी वाली कॉन्फ़िगरेशन को बिगाड़ रही है? डिफॉर्मिंग। और कौन सी वाली कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करा रही है? रिस्टोरिंग। इजी टॉपिक है, कुछ नहीं है इसके अंदर। समझ में आ गया आप लोगों को ये टॉपिक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाम याद हो रहे हैं बस? नाम बेटा, नाम में ही आंसर है, थोड़ा तेज बनो। जेई निकाल रहे हो, मजाक क्वेश्चंस पे आना हमें आज।
मॉड्यूलस के क्वेश्चंस कराऊंगा आज आपको बेसिकली इस चैप्टर में से। तो एक होता है डिफॉर्मिंग, एक होता है रीस्टोरिंग। समझ में आ गया? रीस्टोर करना बेटा दोबारा से उस चीज को मेंटेन करना जो बिगड़ चुकी है, रीस्टोर करना, राइट। आगे बढ़े। अब दो तरह की बेटा बॉडीज होती हैं, कुछ बॉडीज होती हैं इलास्टिक, कुछ बॉडीज होती हैं प्लास्टिक। आपको सामने दिख रहा होगा, कुछ बॉडीज होती हैं इलास्टिक और कुछ, पहले ये पढ़ लेते हैं हम लोग। दो तरह की बॉडीज होती हैं, सम बॉडीज आर इलास्टिक बॉडीज एंड सम बॉडीज आर, क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट इलास्टिक। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। चार तरह की बॉडीज होती हैं दुनिया में। इलास्टिक वो बॉडी होती हैं जो एक बार डिफॉर्म होने के बाद वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाती हैं। इलास्टिक जो वापस आ जाए, इलास्टिक। इलास्टिक पहले तो वो नहीं होता कि पजामे का इलास्टिक या रबड़ का इलास्टिक, नहीं, ये गलत वर्ड है। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है, जो बॉडी वापस आ जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज। आगे बात समझ में ये। और क्या लगने के बाद, डिफॉर्मिंग फोर्स लगने के बाद। तो इलास्टिक बॉडीज आर दोज विच कम बैक टू देयर मीन पोजिशन। लेकिन हाँ 100% नहीं आती हो, ध्यान देना ये बात बेटा। कहते हैं ना हमेशा चोट के निशान कुछ ना कुछ तो रह ही जाते हैं। तो जो मोर देन 50% आ जाती है वापस, ध्यान से सोचना बेटा, 50% से जो ज्यादा आ जाती हैं हम उनको किस कैटेगरी में डाल देते हैं? 50% भी अपने आप को रिस्टोर कर पा रही हैं या 50 से ज्यादा, तो हम उन्हें किस कैटेगरी में डाल देते हैं? इलास्टिक कैटेगरी में। और जो बॉडी 90 या 100% तक रिस्टोर कर पा रही है अपने आप को, भाई पूरी ही ठीक हो गई, 100% तो बहुत कम होती है, 90% भी अपने आप को रिस्टोर कर पा रही है, तो किस कैटेगरी में डालेंगे हम उनको? जल्दी बोलो। परफेक्ट इलास्टिक। समझ में आ गया? अबे ठीक होने की प्रोबेबिलिटी होती है कि नहीं होती है? वो जो लड़का था इसको बुरी तरह उन्होंने पीटा, लड़कों ने, हो सकता है भाई 3 महीने बाद ठीक हो गया हो, लेकिन कुछ जख्म के निशान रह गए हो। ठीक तो हो गया, वो ऑलमोस्ट ठीक हो गया, कुछ निशान रह गए, तो बेटा किस कैटेगरी में डालोगे उसको आप? इलास्टिक तो है ना वो, ठीक तो हो गया ना वो, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। लेकिन अगर आप कह रहे हो परफेक्ट इलास्टिक है, जख्म के निशान भी ठीक हो गए, लगी इंदिरा उसको देख के किसी ने पीटा था उसको, तो दैट इज परफेक्ट इलास्टिक। सही है। अगला प्लास्टिक बच्चा कौन था? एक और होते हैं बेटा, ऐसी कैटेगरी के बच्चे भी होते हैं दुनिया में जिन्हें हम बोलते हैं ये दो कैटेगरी। देखो अब प्लास्टिक बॉडीज क्या होती है, जो 50% भी रिस्टोर नहीं कर पाती, लाइक 30% ही ठीक हो पाया बस, या 20% ही ठीक हो पाया, 10% ही ठीक हो पाया, बहुत कम ठीक हो पाया, मतलब 50 से कम ठीक हो पाया, अपने आप को रिस्टोर नहीं कर पाया, तो वो होता है प्लास्टिक बॉडी। क्या बोलते हैं? लोहा एक प्लास्टिक है साइंस के अंदर। समझ में आ रही मेरी बात? आयरन इज ए प्लास्टिक। बताओ क्यों? लोहे की रॉड को मोड़ दो, कभी हुआ है कि लोहे की रॉड वापस आ जाएगी? हो सकता है थोड़ी सी वापस तो आ जाए, कितनी परसेंट? 20%, क्योंकि कुछ तो इलास्टिसिटी आयरन के अंदर भी होती है, लेकिन वो प्लास्टिक कैटेगरी में आएगा। परफेक्ट प्लास्टिक कौन हुआ? परफेक्ट प्लास्टिक क्या हुआ बच्चों? परफेक्ट प्लास्टिक वो हुआ जिसमें आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई और रिस्टोर कर ही नहीं पाया वो अपने आप को, बिल्कुल ही रिस्टोर नहीं कर पाया। ग्लास, कांच, कांच को बेटा तुम फोर्स लगाओ, डिफॉर्मिंग, टूट ही जाएगा वो, अबे वापस आने का तो स्कोप ही नहीं है। समझ में आ गया? तो कांच किस कैटेगरी में आता है? परफेक्ट प्लास्टिक। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ ये बात, कि एक मान लेते हैं बेटा बॉडी थी, ऐसे एक बॉडी थी, ठीक है, कोई सिलेंडर था, मान लेते हैं सिलेंडर था या क्यूब था, यार जो मर्जी मान लो, सही है, क्यूब मान लेते, क्यूबॉइड मान लेते, ठीक है, एक ऐसे क्यूबॉइड रखा हुआ था। तो हमने बाहर से, जल्दी बताओ क्या लगाई उसके ऊपर? ये क्या लगाई है? FD, नाम बोलो इसका, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दी। उससे क्या हुआ? अब ये जो क्यूब है ये यहां से लेकर यहां तक डिफॉर्म हो गया, ऐसे पूरा पिचक गया। कोई कैन हो सकती है, कोई प्लास्टिक का कैन हो सकता है, या कोई भी रबर हो सकता है, उसको हमने ऐसे पूरा पिचका दिया। समझ में आ गया? तो ये यहां से लेकर यहां तक डिफॉर्म हो गया। अब क्या हुआ? जब आपने फोर्स हटा ली तो ये अपने आप को यहां तक रिस्टोर कर पाया, बस कहां तक कर पाया? यहां तक। क्या ये 50% है? उससे भी कम है, राइट? तो यहाँ एक बॉडी थी जो ऑलमोस्ट यहाँ तक रिस्टोर कर गई अपने आप को, और एक बॉडी है जो यहाँ तक रिस्टोर कर गई, और एक बॉडी है जो ऑलमोस्ट कर तो गई लेकिन बस ना के बराबर ही हल्की सी वापस आ गई बस। तो बताओ बच्चों, ए लेवल क्या है, बी लेवल क्या है, सी लेवल क्या है और डी लेवल क्या है? जो ए तक रिस्टोर कर पा रहा है, क्या वो इलास्टिसिटी है उस बॉडी में, या प्लास्टिक बॉडी है वो? परफेक्ट प्लास्टिक है ये, तो ना के बराबर ही ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत चेंज है भी, बड़ा मुझसे क्या कर देते हैं? निगलेक्ट। समझ में आ गया? तो ए लेवल यहां पर क्या है? जल्दी बोलो। ये है परफेक्ट
प्लास्टिक लेवल, सही है। बी लेवल क्या है, कोशिश तो कर रहा था जरा ठीक होने की, लेकिन ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है, मतलब 50% से तो कम ही है। तो इस लेवल को हम क्या बोलेंगे, कौन सा लेवल है ये, ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी या प्लास्टिक, हाँ ऐसी नेचर को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बॉडी। सी में क्या हो गया, काफ़ी हद तक रिस्टोर कर गया अपने आप को, 50 से ऊपर तक कर गया, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी। व्हाट अबाउट डी, भाई डी तो ऑलमोस्ट ही सही हो गया, हल्का फुल्का चेंज तो रह जाता है, मतलब 90+ वाला बच्चा है ये। तो ये हो गया परफेक्ट इलास्टिक, ये हो गया परफेक्ट इलास्टिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया। मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स तो सबके लिए बराबर है, तुमने कैसे रिस्पॉन्ड किया ये मैटर करता है, बॉडी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया ये मैटर करता है। कुछ होता है थोड़ा सा रिस्टोर कर रहा है, परफेक्ट प्लास्टिक है, थोड़ा सा ज़्यादा 50% से कम प्लास्टिक 50 से ऊपर इलास्टिक, बिल्कुल ही कर गया परफेक्ट इलास्टिक। चांटा मार दिया किसी ने मुंह पे तुम्हारे, रोड भी आ रहे तुम, पापा भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, ऐसी किसी ने मार दी चांटा, क्या था ये चांटा तुम्हारे लिए, डिफॉर्मिंग फोर्स, कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई क्या हुआ, ऐसी किसी ने मार दिया, रैंडम बंदे ने, रैंडम अंकल ने मार दिया। अब 4 तरह के बच्चे होते हैं, बताओ ये वाला बच्चा सबसे अच्छा होता है मेरी नज़र में, क्या करेगा ये, उसी टाइम उतना ही खींची चाटा मुंह पे उसी के, ऐसे कैसे हाथ लगा दिया, समझ में आ गया, मतलब ऑन द स्पॉट बदला ले लिया उसने, जितना डिफॉर्मिंग लगी उतनी रिस्टोर चिपका दिया उसने, कह रहा है ऐसे कैसे हाथ लगा रहा है भाई। भाई गलती आपकी नहीं है, कोई आपको रैंडमली रोड पे मार दे तो भाई ज़माना तो ऐसे बच्चों का ही है। अच्छा ये कौन सा बच्चा है बताओ, इलास्टिक बच्चा, उसे लग रहा है बहुत बड़ा है यार, मैं क्या करूँ, अभी से मार तो दिया है तो और कुछ नहीं तो कम से कम उतनी इंटेंसिटी का ना सही, भाई कुछ तो मारेगा, हाथ धक्का वक्का तो मारेगा, पत्थर और भी पत्थर ही पड़ा होगा साइड में कोई, समझ में आ गया, कुछ तो कर रहा है वो, 70% 80% कुछ तो चोट बचाएगा उसको, भाई बदला तो लेगा, रिस्टोर तो, गुस्सा तो आता है नहीं आता है। तो एक ऐसा बच्चा है वो इलास्टिक बच्चा है, ये प्लास्टिक बॉडी, उसे लग रहा है बहुत ही बड़ा है, मैं कुछ नहीं कर सकता ना, पत्थर भी नहीं दिख रहा उसको, उसे लग रहा है कुछ करूँगा और मारेगा। गाली तो बनती है या गाली भी नहीं बनती, इतने वो तुम गाय की तरह, तो क्या बोलोगे बताओ, गाली तो बनती है, गाली देकर तो जाओ कम से कम एक आधी। कौन सा बच्चा है वो, प्लास्टिक। सबसे घटिया होते हैं ये वाले बच्चे, सॉरी अंकल, अबे इतना भी कौन सा डर है, सॉरी बोलने का मतलब ही नहीं है, सॉरी का मतलब तुम्हारे अंदर वो फीलिंग ही नहीं है, समझ में आ गया, तो सॉरी क्यों बोल रहे हैं, दैट इज परफेक्ट प्लास्टिक। तो तुम तो ये वाले हो, कौन से वाले हो तुम लोग, अच्छा ये वाले बना करो, क्लियर हो गया, नोट कर लिया सारा ये, आगे बढ़े। इसके बाद आता है एक बहुत अच्छा टॉपिक इस चैप्टर में, दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। चलो शुरू करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है बेटा, स्ट्रेस कुछ नहीं होता, जब यहाँ देखते हैं स्ट्रेस को, जब एक बॉडी को जब तुम डिफॉर्म करते हो, जैसे एक बॉडी थी, याद आया वो, यहाँ से फोर्स लगती है, क्या नाम है इस फोर्स का, डिफॉर्मिंग फोर्स। जब ये फोर्स हट जाती है, याद करो तो अंदर से एक फोर्स बिल्डअप होती है, गुस्सा नहीं आता चांटा किसी ने मार दिया तो, ऐसा नहीं लगता कि भाई इसने हाथ कैसे लगा दिया, वो जो गुस्सा अंदर से बिल्डअप हो रहा है वो होती है रीस्टोरिंग फोर्स, समझ में आ गया। तो अंदर से जो फोर्स बन रही है उसी फोर्स को पर यूनिट एरिया, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया, कितने बच्चों को याद है, इसको प्रेशर बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया को बोलते हैं प्रेशर। लेकिन ये प्रेशर बताओ बाहर वाला है कि अंदर वाला है। चांटा जो पड़ा तुम्हें, मान लो एक चांटा किसी ने मार दिया किसी बच्चे को, तो चांटा मतलब फोर्स और गाल का एरिया क्या है, ये प्रेशर है। लेकिन अगर जो अंदर से गुस्सा डेवलप होता है, ये सुनने के बाद भाई ऐसे कैसे हाथ लगा दिया, ये होता है प्रेशर, है ये भी प्रेशर, लेकिन ये इंटरनल प्रेशर है। इसी इंटरनल प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। कोई पूछे स्ट्रेस क्या होता है, बोलना स्ट्रेस इज द इंटरनल प्रेशर, लिख लो स्ट्रेस इज द इंटरनल प्रेशर, एक लाइन ऐड कर लो यहाँ पर, बड़े काम किया। स्ट्रेस इज द इंटरनल प्रेशर, लिख लिया, स्ट्रेस इज द इंटरनल प्रेशर and is defined as the restoring force acting per unit area, and is defined as the restoring force acting per unit area। restoring force बोलना बहुत जरूरी है, डिफॉर्मिंग नहीं बोलना है यहाँ पर, आपको क्या बोलना है, restoring force, क्योंकि restoring force ही बोलोगे यहाँ पर, डिफॉर्मिंग बोल दिया तो बेटा प्रेशर है ये, तुम समझ रहे हो मेरी बात। एक प्रेशर वर्ड भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ, एक वर्ड होता है बेटा प्रेशर, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, बट प्रेशर होता है डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। आई होप आपको दोनों वर्ड समझ में आ रहे होंगे, कौन सा एक्सटर्नल है कौन सा इंटरनल है। अबे बाहर से कोई तुम्हें चांटा मार रहा है, वो स्ट्रेस उड़ना है, स्ट्रेस इस बात का नहीं होता कि चांटा पड़ा है दर्द हो रही है, स्ट्रेस इस बात का जो बेइज्जती हुई है समाज में,
वो अंदर ही अंदर तुम्हें खाई जाएगी चीज़, यार बेइज्जती होगी, चांटा इसने मार दिया, सबके सामने मार दिया, तो वो चीज़ अंदर से तुम्हें खा रही है। तुमने सुना होगा आजकल बेटा एक बड़ी कॉमन बीमारी भी हो गई है, लोग कहते हैं यार बड़ा स्ट्रेस में हो आजकल में, राइट? तो कोई उन्हें बाहर से पीठ होने ना रहा है, कोई बात है ना अंदर जो उन्हें परेशान कर रही है, तो स्ट्रेस इज नॉट एन एक्सटर्नल प्रेशर, स्ट्रेस इज एन इंटरनल प्रेशर। क्लियर हो गया? और स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस तब लगता है जब डिफॉर्मिंग फोर्स कितने एंगल पे लगी हो, 90 पे। अगर सीधी फोर्स लगी है तो नॉर्मल स्ट्रेस। अगर यही वाली फोर्स किसी ने साइड से लगाई हो, ऐसे टेंजेंशियल लगाई हो, तो इसे बोलते हैं शियर स्ट्रेस। नीचे लिखा होगा दो नाम, बस बेटा दो नाम लिखने हैं। स्ट्रेस दो तरह का होता है, मैंने नीचे दो नाम लिखे होंगे, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, ये देखो ये दो नाम आपको नोट करने हैं बेटा, और ये डायग्राम भी समझ में आ रहे होंगे आपको। देखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, खाली नाम नाम नोट करने हैं बेटा, कोई डिटेल नहीं नोट करनी है। डायग्राम से देखो बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल देता हूँ, बड़े ध्यान सुनना बेटा ये बात। एक ना लोहे का सरिया है, आयरन कोई पिलर है, ठीक है, अरे लोहे का सरिया है, ऐसे जमीन से बाहर एक लोहे का कोई पिलर आ रहा है या लोहे का कोई ऐसे रॉड है, आप हैमर लेके ना हथौड़ा लेके डायरेक्ट हिट कर रहे हो उसको, ऐसे 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 हिट कर रहे हो, रोज ऐसे ऐसे हिट कर रहे हो, परपेंडिकुलरली हिट कर रहे हो, तो बताओ उस लोहे में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा कौन से वाला होगा? डायग्राम देख के बताओ। आप 90 डिग्री पे हिट कर रहे थे ना उसको, तो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर। एक ये भी तो होता है बेटा लोहे का सरिया है, तुम रोज ऐसे कर रहे हो, यार टेढ़ा हो जाए, तुम इसको ऐसे खींच रहे हो, ऐसे, समझ में आ रही है मेरी बात? तो तुम उसमें एंगल बदल रहे हो रोज उसका, पता चला तुम्हें टेढ़ा ही कर दिया सरिया, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है। अब जो उसके अंदर एक स्ट्रेस बिल्डअप होगा वो कौन सा होगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस, या उसको शियर स्ट्रेस भी कहते हैं। तो डिपेंड करता है कि तुम्हें फोर्स कैसे लगाई गई है। क्लियर हो गया? एक होता है किसी ने तुम्हें डायरेक्ट गाल पे ऐसे परपेंडिकुलर चांटा मारा है, ज़्यादा गुस्सा आएगा। किसी ने ऐसे सर पे मार दिया, और भी क्या हाल है, जैसे यूजुअली दोस्त करते हैं, सर पे ऐसे मारते हैं, और भी क्या हाल है, तो उतना गुस्सा तो नहीं आएगा ना, क्योंकि वो फोर्स टेंजेंशियल थी। समझ में आ गया? टेंजेंशियल का मतलब समझ में आ गया? टेंजेंशियल को बोलते हैं शियर। क्या बोलते हैं? शियरिंग स्ट्रेस। चलो, तो डिपेंडिंग ऑन द एक्शन ऑफ द फोर्स। अब आता है बेटा नया टॉपिक, स्ट्रेन। नया टॉपिक आ रहा है, बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है किसी भी चीज में कितना चेंज आ रहा है, ध्यान सुनना, ये फॉर्मूला अल्टीमेट है, किसी भी चीज में कितना चेंज आ रहा है और वो चीज शुरू में कितनी थी, चेंज किसी भी चीज का। अब ये कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, यहां पर देखो, ध्यान सुनना बेटा, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में आ सकता है ना वो। कॉन्फ़िगरेशन कैन बी लेंथ, कॉन्फ़िगरेशन कैन बी वॉल्यूम एंड कॉन्फ़िगरेशन कैन बी एंगल। जरा बताओ, जब आप एक चीज को दबाते हो या स्ट्रेस देते हो तो उसमें तीन तरह से चेंज आ सकता है। या तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, एग्जांपल देता हूं, रबर बैंड खींच रहे हो, बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या चेंज होगी उसकी? अबे रबर बैंड खींच रहे हो, क्या चेंज होगा? लेंथ पे चेंज आएगा। गुब्बारा फुला रहे हो, बैलून में हवा भरे जा रहे हो, तो बैलून में क्या होगा? वॉल्यूम में चेंज आएगा, इजंट इट? अब लोहे की रॉड है, लोहे की रॉड को ऐसे टेढ़ा कर रहे हो, कोई सरिया यहाँ से बाहर आ रहा है लोहे का, तुम उसको रोज फोर्स लगा रहे हो, तो मे भी कुछ टाइम के बाद वो लोहे का जो रॉड है वो ऐसे टिल्ट हो जाए, तो कौन सा स्ट्रेन आ रहा है उसमें? एंगल का। तो चेंज तीन तरह से आता है, या तो लेंथ में आता है, ध्यान सुन लो बेटा ये बातें, या वॉल्यूम में आएगा, या एंगल में आएगा। अच्छा एक बात बताओ, कितने बच्चे स्ट्रेन के तीन टाइप इधर इस फॉर्मूले से देख के बता देंगे? पहला फॉर्मूला बताता हूं, अगर चेंज इन लेंथ है तो ओरिजिनल भी तो लेंथ ही होगी, ये तो वो जो स्ट्रेन बनेगा दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं उसको? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बेटा नाम में ही आंसर है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेंथ में चेंज आ रहा है। अगला बताओ क्या बनेगा? यहां देखो बेटा, इतना सब मत नोट करो भाई, यही सब कुछ है। चेंज अगर आ रहा है वॉल्यूम में, तो ओरिजिनल भी क्या आएगा नीचे? वॉल्यूम ही आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन तो कोई भी हो सकती है। चेंज अगर आ रहा है किसमें? एंगल में, तो इनिशियली भी क्या होगा? एंगल भी तो बदल सकता है किसी चीज़ का। अबे कोई चीज़ को मोड़ भी सकते हो, तो मोड़ने से जो स्ट्रेन आता है वो होता है शियर स्ट्रेन। शियर होता है एंगल, शियर स्ट्रेन। तो आई थिंक आपको इन तीन वर्ड से समझ में आ गया होगा, स्ट्रेन तीन तरह के होते हैं, लेंथ वाला, वॉल्यूम वाला, एंगल वाला। समझ में आ गया बेटा? तीन तरह के ही चेंज आते हैं। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, आप बताना कौन से स्ट्रेन की बात हो रही है यहाँ पर, राइट? अगर मान लो तुम एक लोहे की रॉड को रोज हथौड़े से पीट रहे हो, ऐसे लोहे की रॉड थी, आप उसको रोज हैमर से पीट रहे हो गर्म करने के बाद,
तो उसकी लेंथ धीरे धीरे बढ़ जाती है। क्योंकि आपको बताऊँ मेटल्स जो होते हैं दे आर डक्टाइल, डक्टाइल एक प्रॉपर्टी थी मेटल की, दे कैन बी ड्रॉन इन थिन वायर्स, राइट, खिंच जाते हैं ना मेटल। कॉपर है, कॉपर की तार है, बेटा कॉपर की तार कभी ऐसे टूटती नहीं है, आप नोटिस करना, हथौड़ा मारोगे ना तो ऐसे पिचक जाएगी, समझ में आ गया। तो उनकी लेंथ में चेंज आ सकता है, वॉल्यूम में भी चेंज आ सकता है। मान लो कॉपर का ब्लॉक है, आपने देखा होगा लोहे का ब्लॉक है, जो लोहार होते हैं लाइक जो ब्लैक स्मिथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेड हॉट आयरन के ऊपर हैमरिंग कर रहे होते हैं तेज तेज, देखा नहीं आपने, उनका वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है, समझ में आ गया। तो वॉल्यूम भी चेंज आ सकता है, एंगल का चेंज, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग, स्प्रिंग को खींच रहे हो, बेटा स्प्रिंग में लेंथ नहीं चेंज होती, लेंथ तो उतनी है उसकी, स्प्रिंग होता है ना स्प्रिंग स्टील का, उसको खींचोगे तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स खुलेंगे, तो एंगल में चेंज हो रहा होता है। कौन सा स्ट्रेन है वो, शियर स्ट्रेन। तो यहां मैंने लिखा होगा देखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, पहला स्ट्रेन कौन सा हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इधर देखो बच्चा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, यहां देखो चेंज इन, क्या लिखूं यहां पर, लेंथ डिवाइडेड बाई, जल्दी बोलो, ओरिजिनल, यहां पर भी क्या आएगा, यहां पर भी क्या आएगी, लेंथ। तो यहां लिखा होता है डेल्टा एल अपॉन एल। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ। क्लियर, ऐसी बता दो, ऐसी बता दो, अगर मैं यहां चेंज इन लेंथ की जगह क्या लिख दूं, चेंज इन वॉल्यूम, तो यहां पर भी ओरिजिनल क्या आएगा, जल्दी बोलो, वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूले में क्या आएगा, डेल्टा वी अपॉन वी। अब ये आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या आ गया, कुछ नहीं है, तभी कह रहा हूं अलग अलग नहीं याद करना, मेन फॉर्मूला याद कर लो। अब वो चेंज किस में आ रहा है, किसके रिस्पेक्टिव आ रहा है वो याद कर लो, समझ में आ रहा है। लेंथ में भी आ सकता है, वॉल्यूम में भी आ सकता है और एंगल में भी आ सकता है। तो स्ट्रेन कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। क्लियर हो गया। पहले बेटा स्ट्रेस आता है, पहले स्ट्रेन आता है, पहले चीजें बदलती हैं या पहले टेंशन लेनी पड़ती है, बेटा पहले स्ट्रेस लोगे तो स्ट्रेन आएगा ना। अब तुम कोई बच्चा सोचे यार जेई मेन का पेपर आने वाला है, स्ट्रेस है नहीं उसको किसी बात का, नीट का पेपर है स्ट्रेस ही नहीं ले रहा हो, बेटा स्ट्रेस जरूरी भी होता है। पता मैं तो कूल हूँ यार, ऐसे लोग तो भाई कूल ही रहते हैं, फिर वो सही में आ गया, वो कूल ही रहते हैं लाइफ टाइम, कुछ नहीं हो पाता उनकी ज़िंदगी में। स्ट्रेस एक कंपलसरी फैक्टर भी है, स्ट्रेस लोगे तो बदलाव आएगा ना। ऐसी सॉलिड के साथ भी होता है, उन्हें स्ट्रेस दोगे, लोहे को गर्म करके पीटोगे तभी तो चेंज होगा। भट्टी में जाके तो लोहा क्या करता है, अपना शेप चेंज करता है, समझ में आ गया। तो स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेन आएगा ना। तो स्ट्रेन आने के लिए क्या जरूरी है, स्ट्रेस जरूरी है। स्ट्रेस दोगे सॉलिड को तो स्ट्रेन आना एक पॉसिबिलिटी फैक्टर है। यही बात किसने बोली थी, हुक्स ने बोली थी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद, हुक्स लॉ। ये बंदा था हुक्स जिसने लॉ दिया, ही वॉज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट। इसने यही बोला कि जितना तुम स्ट्रेस दोगे एक बॉडी को उतना ही क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा। एंड दिस लॉ इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ दिस चैप्टर। जो न्यूमेरिकल पार्ट है इस चैप्टर का, इससे शुरू होता है, समझ में आ गया। क्या नाम है इस लॉ का, हुक्स लॉ। क्या है ये हुक्स लॉ, ये देखो, कोई पूछे हुक्स लॉ क्या होता है, ये हुक्स लॉ है। जरा ये बात कोई बच्चा पढ़ के सुना दे यहां से यहां तक, बेटा डेफिनेशन की तो जरूरत है नहीं, यही बात क्या होती है जल्दी बता दो, कौन सा लॉ है ये, हुक्स लॉ। क्या है हुक्स लॉ, सुन लो मेरी बात, जितना स्ट्रेस दोगे, क्या लिखा हो यहां पर, उतना ही क्या डेवलप होगा, स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बेटा रुक जाओ, आगे लिखा हुआ विद इन इलास्टिक लिमिट। जैसे एक रबर बैंड है, रबर बैंड है, मैं उसे ऐसे खींच रहा हूं, क्या दे रहा हूं मैं उसको, स्ट्रेस। उसे बदले में क्या आ रहा है, चेंज इन लेंथ, और स्ट्रेस दे रहा हूं, और चेंज इन लेंथ होगा, और स्ट्रेस दे रहा हूं, और चेंज इन लेंथ होगा। बेटा खींचने की लिमिट होती है, वरना चीजें टूट जाती हैं। समझ में आ रहा है, लास्ट में क्या बोला उसने, भाई विद इन इलास्टिक लिमिट, एक लिमिट होती है खींचने की भी। समझ में आ रहा है, कहते हैं ना लोगों को, दोस्तों में भी कहते हैं ना, बेटा इसको खींचो, इसको खींचो, तो कहते हैं इतना ही खींचना चाहिए कि दोस्ती टूटे ना। क्लियर हो गया, इतना भी नहीं बकवास करनी चाहिए कभी ग्रुप में खड़े होकर कि यार दोस्ती टूट गई। तो एक लिमिट होती है हर चीज की, ऐसे सॉलिड के साथ भी होता है, सॉलिड की भी झेलने की लिमिट है। अगर आप लिमिट क्रॉस कर दोगे तो चीजें कई बार ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाती है, फ्रैक्चर पॉइंट पे आ जाती है, राइट। क्लियर हो गया। तो दिस लॉ इज कॉल्ड एज हुक्स लॉ, कि स्ट्रेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। और आगे लिखना होता है बहुत जरूरी, विद इन इलास्टिक लिमिट। क्या लिखना होता है, विद इन, जल्दी बोलो, इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अच्छा ये बताओ, अगर आपने यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया होगा तो एक कांस्टेंट लगाया होगा, ई कांस्टेंट लगाया होगा, इस ई को कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेटा बहुत काम की बात है ये, ध्यान सुनो यहां पर, इधर इधर,
क्या बोलते हैं इसी को? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये 3 तरह का होता है। कैसे होता है 3 तरह का? अब यहां फोकस करना बेटा। ये बताओ इसका कॉमन फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताओ क्या फॉर्मूला है कॉमन इसका? क्या फॉर्मूला है कॉमन इसका? इसका कॉमन फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन, जल्दी बोलो, स्ट्रेन। यही फॉर्मूला है इसका कॉमन। तो अगला जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और जो अगले वाला मॉड्यूलस है उसका फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बेटा ऐसे पढ़ोगे जल्दी समझ में आ जाएगा ये। अब अभी अभी मैंने आपको बेटा कुछ देर पहले एक बात बताई है, स्ट्रेन 3 तरह का था। याद करो, स्ट्रेन में 3 तरह के बदलाव आते हैं, या तो लेंथ में आ रहा था, या वॉल्यूम में आ रहा था, या एंगल में आ रहा था। तो स्ट्रेन या तो हो सकता है ये वाला, बताओ कौन से वाला? लॉन्गिट्यूडनल। या स्ट्रेन हो सकता है ये वाला वॉल्यूमेट्रिक। या स्ट्रेन ये हो सकता है एंगल वाला। याद आ रहा है बच्चे? एंगल वाला शेयर होता है। तो अगर लेंथ में चेंज आ रहा है, अच्छा स्ट्रेस भी आपको याद होगा 3 तरह के थे, बताओ कौन कौन से थे? एक तो था नॉर्मल, नहीं स्ट्रेस 2 ही तरह का था, नॉर्मल, यहां पर भी नॉर्मल। लेकिन एक बात बताओ, जब एंगल में चेंज लाना होता है तो स्ट्रेस भी कौन सा वाला लगाते हैं? शेयर। तो ये 3 फॉर्मूले बन गए ना सब में। एक बात ध्यान दी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तीनों में आ रहा है, लेकिन कौन सा स्ट्रेन है, कौन सा स्ट्रेन है, ये मैटर करता है। अगर लेंथ में चेंज आ रहा हो ऐसे लेंथ में, तो ये एक मॉड्यूलस बनता है। क्या बोलते हैं इसको? मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं इसको? मॉड्यूलस। अब बोलोगे सर मॉड्यूलस तो ये भी है। अब बोलोगे सर मॉड्यूलस तो सारे ही हैं, लेकिन मॉड्यूलस कौन सा है ये भी तो मैटर करता है। अगर ये वाला मॉड्यूलस लोगे तो ये डिस्कवर किया था यंग्स ने, तो नाम पड़ गया यंग्स मॉड्यूलस। याद हो गया नाम? अगला दिया था, ये एक्चुअली इसको दिया किसी ने नहीं था, वॉल्यूम को बल्क बोलते हैं, तो इसको बोल देते हैं बल्क। बल्क होता है बड़े लेवल पे, बल्क मॉड्यूलस। और तीसरा होता है शेयर मॉड्यूलस। बेटा ये तो सबसे आसान है, क्योंकि शेयर मतलब एंगल, तो एंगल में जो बदलाव आएगा तो मॉड्यूलस एंगल वाला ही लोगे। क्लियर हो गया? 3 तरह के मॉड्यूलस क्या क्या होते हैं। इनके फॉर्मूले बेटा फिर से लिखवा रहा हूं, ध्यान से नोट करना। यंग्स मॉड्यूलस का सिंबल वाई होता है, बल्क मॉड्यूलस को बी से डिनोट कर सकते हैं, शेयर मॉड्यूलस को नीटा से डिनोट करते हैं। क्या ये 3 सिंबल्स याद हो रहे हैं? फॉर्मूला समझो बेटा बड़े ध्यान से। नॉर्मल स्ट्रेस, अच्छा ये बताओ कितने बच्चों को याद है? स्ट्रेस हमेशा फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। स्ट्रेस एक प्रेशर की फॉर्म है। और कौन सा फोर्स होता है ये वाला? मैंने बताया था अभी आपको, डिफॉर्मिंग की रीस्टोरिंग। स्ट्रेस में कौन सी फोर्स लगाते हैं? रीस्टोरिंग। तो रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस का फॉर्मूला। यहां भी देखो रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, यहां भी देखो रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब मुझे ये बताओ नीचे क्या लेंगे हम? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला किस बच्चे को याद था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बल्क मॉड्यूलस में चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और इसमें आता है एंगल, एंगल को बोलते हैं आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको 3 मॉड्यूलस के फॉर्मूले याद करने हैं, जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इस चैप्टर को अगर आपको 1 शॉट में पढ़ना हो ना बेटा, तो ये टेबल नंबर 1 टॉपिक है इस चैप्टर का। ये 3 मॉड्यूलस के फॉर्मूले अपने हाथ से नोट्स बना लो ताकि याद रहे आपको। 3 तरह से बदलाव आता है किसी भी सॉलिड के अंदर, या तो लेंथ वाइज आएगा, या वॉल्यूम वाइज आएगा, या एंगल वाइज आएगा। तो अगर एंगल वाइज आ रहा है तो आपको यूज करना है शेयर मॉड्यूलस, वॉल्यूम वाइज आ रहा है तो यूज करना है बल्क मॉड्यूलस, लेंथ वाइज चेंज आ रहा है तो यूज करना है यंग्स मॉड्यूलस। क्लियर हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड इट इज फॉर यू। 3 फॉर्मूले कम से कम आप नोट कर लो, यही फॉर्मूले इस चैप्टर का बेस है कि हाउ टू कवर ऑल द 3 बेसिक फॉर्मूलाज। तो ये फॉर्मूले नहीं है बेटा, यही सब कुछ है इस चैप्टर के अंदर। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपको समझना है लेंथ में चेंज, वॉल्यूम में चेंज, या एंगल में चेंज। एंगल में चेंज को शेयर बोलते हैं, शेयर मॉड्यूलस। वॉल्यूम चेंज को बल्क मॉड्यूलस बोलते हैं। और अगर लेंथ में चेंज आ रहा है तो उसको बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। क्लियर हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आई होप आप ये समझ जाओगे। और ये सब शुरू हुए थे एक लॉ से, क्या नाम था उस लॉ का? हुक्स लॉ, कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब ये देखो मैंने आपको यही अभी समझाया सारा। कितने बच्चों को याद आ रहा है यंग्स मॉड्यूलस?
इसका फॉर्मूला जल्दी बताओ, मैंने अभी क्या लिख के रब किया था यंग्स मॉड्यूलस का। पहले तो सिंबल याद रखो, वाई होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना बेटा, तो स्ट्रेस का तो फोर्स अपॉन एरिया हो गया, स्ट्रेस तो प्रेशर ही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन का बताओ क्या होता है, कौन सा स्ट्रेन लेंगे यंग्स के अंदर, जल्दी बोलो, लेंथ वाला। तो लेंथ वाला स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ऐसे ही बता दो बल्क में क्या लेंगे, बल्क का पहले तो सिंबल याद रखो, बी, समझ में आ गया। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये भी है, बट इसमें स्ट्रेस तो वही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन कौन सा लेना है, यहां दिमाग लगाया करो, इसमें स्ट्रेन कौन सा लोगे, कौन सा स्ट्रेन लोगे, वॉल्यूम वाला, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो आ गया स्ट्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज। ऐसे तीसरा बताओ, तीसरा जो था दैट वाज इसी के नीचे होगा, शेयर मॉड्यूलस भी बता देता हूं। क्या था शेयर मॉड्यूलस का सिंबल, ये नीटा। इसमें भी देखो स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया ही रहेगा, बट इसमें, हाँ इसमें एक बात समझो पहले आप लोग, तुम्हें अगर मान लेते हैं बेटा एक रॉड है जिसकी लेंथ है एल, कोई दिक्कत, लोहे का सरिया निकला होता है जमीन से ऐसे, कितनी लेंथ है उसकी एल, तुमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे तुमने ये लगा दी, बताओ ना क्या लगा दी है, ऐसे एक सरिया, उसको रोज एक बच्चा ऐसे से करता रहता है, ऐसे करता रहता है, ऐसे से करता रहता है, तो कुछ टाइम के बाद वो सरिया टिल्ट हो जाएगा, सही है, तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है ये लोहे की रॉड ऐसी हो जाए, अरे ऐसे से ऐसी होगी, यहाँ तो फिक्स थी ना नीचे जमीन से, तो क्लियर हो गया, कितनी आगे चलेगी वो, इतनी आगे चलेगी, इसी को बोलते हैं आर्क। समझ में आ रहा है डी आर क्या होता है, डी आर होता है जितना ये ऐसे बदल गया ऊपर का साइड, तो ये होता है एंगल, पता चल रहा है ये एंगल होता है। अब एंगल का फॉर्मूला मैथमेटिक्स में क्या होता है बताओ, आर्क अपॉन रेडियस, क्योंकि ये तो सेंटर है, आर्क अपॉन रेडियस। तो बोलो ना यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया था अभी कुछ देर पहले तुम्हें, डी आर बाई एल लिखवाया था, समझ में आ रहा है डी आर बाई एल क्या होता है, तो डी आर बाई एल का मतलब होता है आर्क, मतलब डी आर आर्क अपॉन, बेसिकली बेटा ये एंगल ही होता है, क्योंकि एंगल में चेंज मतलब शेयर चेंज, शेयर का मतलब शेयर मॉड्यूलस। क्लियर हो गया, फॉर्मूले 3 यही है बस बेटा, ये 3 फॉर्मूले तुम्हें आते हैं ना, और फालतू चीजें मत करना है चैप्टर में, एक पोटेंशियल एनर्जी वो करा दूंगा लास्ट में, बाकी सारे न्यूमेरिकल आते हैं। समझ में आ गया चैप्टर क्या है पूरा, सॉलिड्स इतना ही पढ़ना है आपको, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आते। 3 मॉड्यूल्स हैं बेसिकली इसके अंदर। अब न्यूमेरिकल्स एक प्रैक्टिस करते हैं कुछ, इसी के बाद जस्ट कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे आपको, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, ये हाउ टू डिटरमाइन, थ्योरी तो आएगी नहीं वैसे भी। अब जैसे कि बेटा ये क्वेश्चन है, ये आ रहा ना क्वेश्चन, एक एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं कुछ बड़े अच्छे। अ स्ट्रक्चर, देखो अब ये पहला क्वेश्चन आ रहा है, अ स्ट्रक्चर स्टील रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर, स्टील की रॉड है, रेडियस दिया हुआ 10 mm का, अबे स्टील की रॉड है, उसका रेडियस दिया हुआ 10 मिलीमीटर, बहुत पतली सी रॉड है, और लेंथ कितनी है स्टील रॉड की, 1 मीटर है। आगे क्या लिखा हुआ है, एक फोर्स लगा रखी है 100 किलो न्यूटन, बहुत ज्यादा फोर्स है ये, इतनी लगा रखी है, और पूरी स्टील की रॉड को खींच दिया किसी ने ऐसे करके, अलोंग इट्स लेंथ, मतलब स्टील की रॉड को लंबा कर दिया। कह रहा है कितना स्ट्रेस दिया गया उसको। अभी तो बताया बेटा मैंने आपको, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, लिखा है कहीं आपने फोर्स अपॉन एरिया। अब बताओ फोर्स कितनी लगा रहा है वो स्टील की रॉड के ऊपर, 100 इंटू 10⁻3, क्योंकि किलो न्यूटन है, किलो का मतलब कितना होता है 1000, अपॉन एरिया कैसे निकालें, एक रॉड होती है ना बेटा, जैसे स्टील की रॉड होती है ऐसे, स्टील की रॉड, तो उसका ये एरिया कैसे निकालेंगे बताओ, ये वाला एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्टील की रॉड का एरिया सर्कल होगा, रेडियस दिया हुआ है आपको, रेडियस दिया हुआ है ना, तो रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ पर 10 mm, तो आ जाएगा ना इसका यहाँ पर आंसर आएगा पाई 10 mm, मिलीमीटर, मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, -3 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, पाई तो आएगा ना पाई आर स्क्वायर, तो आपका आंसर आना चाहिए, ऊपर तो आएगी 10⁻4 अपॉन पाई इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 10⁻4 प्लस 4 अपॉन पाई, क्योंकि -4 ऊपर आके +4 हो जाएगा, तो आपका आंसर आना चाहिए 10⁸ अपॉन पाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन फोर्स का, एरिया का मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इस तरह के,
अगला पार्ट है एलोंगेशन निकालनी है। अब आपको इसकी क्या निकालनी है? एलोंगेशन। एलोंगेशन का मतलब होता है कितना उसमें चेंज आ रहा है, चेंज कितना आ रहा है, एलोंगेशन कितनी आ रही है, ये अच्छा पार्ट है। अब मुझे ये बताओ, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है आपको स्टील का, किसी को याद है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला? फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल अपॉन एल होता है, सही है। अब मुझे ये बताओ ये चीज़ क्या है, बताओ ये स्ट्रेन है। अगर कोई पूछ रहा है स्ट्रेन कितना आ रहा है, तो डेल्टा एल अपॉन एल को इधर ले आओ, फोर्स अपॉन एरिया इंटू वाई, ये वाला वाई नीचे आ जाएगा। अब फोर्स अपॉन एरिया निकालना है बच्चों, या निकाल चुके हो आप फोर्स अपॉन एरिया? भी निकाल चुके हैं हम फोर्स अपॉन एरिया। कितना आ रहा था फोर्स अपॉन एरिया? 10⁸ अपॉन पाई, और यंग्स मॉडुलस हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻11 स्टील का। तो ये आपका आंसर आएगा 10⁻11 ऊपर आएगा, -11 + 8 कितना होता है? -3/2 पाई। ऐसे भी छोड़ सकते हो, मतलब ये आएगा आपका स्ट्रेन का आंसर। वो तो ऑप्शंस दिए होंगे ना कि 10 के ऊपर छोड़नी है नहीं छोड़नी है, ऑप्शन पर चल जाएगा, अदरवाइज दिया आपका स्ट्रेन आ गया। क्लियर हो गया? स्ट्रेन कैसे निकाला हमने? स्ट्रेन क्यों कहा मैंने इसको, बताओ ये कौन सा स्ट्रेन है बच्चों? तीनों स्ट्रेन के नाम बताओ, अभी मैंने याद करवाए थे आपको। कौन सा स्ट्रेन है ये? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है क्या ये, या लेंथ वाला स्ट्रेन है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, क्योंकि स्टील की रॉड खींचोगे तो लेंथ बढ़ेगी उसकी। वही कह रहा था कितना स्ट्रेन डेवलप होगा उस स्टील की रॉड में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको समझने हैं बेसिकली। ये मतलब एनसीईआरटी का फंडामेंटल क्वेश्चन था, ताकि आपको समझ में आ जाए फोर्स अपॉन एरिया कैसे लगाना है। और अगर फोर्स अपॉन एरिया आ गया, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है आपको, तो डेल्टा एल अपॉन एल आ जाएगा ना। डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। फॉर्मूले वही हैं, फॉर्मूले वही हैं, वही घूम फिर के यूज होते रहेंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन अभी पूरा प्रैक्टिस कराता हूँ, आप एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन। ये आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा, स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा? एक डायग्राम शायद आपको दिख रहा होगा, ह्यूमन पिरामिड इन सर्कस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। ये कर लिया तो मतलब तुम्हें यंग्स मॉडुलस पूरा समझ में आ गया, राइट। ये आराम से करेंगे अब, ठीक है, 10 मिनट लगाएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, नीट में भी आ चुका है, एम्स में भी आ चुका है क्वेश्चन, ये जेई में भी आ चुका है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आपने सर्कस में देखा होगा, एक बंदा ना कुर्सी पे उल्टा लेट जाता है और उसके दोनों टांगे ये रही। अब इन दोनों टांगों के ऊपर एक फट्टा लगा रखा होता है, और इस फट्टे के ऊपर ऐसे कह रहा है 60 कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, 280 kg का मास उसने अपने दोनों टांगों से उठा रखा है। जैसे उल्टा लेटा हुआ एक इंसान, उसके दोनों टांगों के ऊपर एक फट्टा है, उस फट्टे के ऊपर बहुत सारे लोग हैं ऊपर, तो कह रहा है उसकी टांगों के ऊपर कितना वजन है? 280 है, उसका मिलाकर कह रहा है सिस्टम का जो वजन है 280 है। तो एटलीस्ट जो उसकी टांगे को तोड़ सकता है वजन, क्या खुद का वजन है उसका इंक्लूड उसमें? नहीं है। तो बताओ टोटल वजन कितना झेल रही है उसकी टांगे? 280 या 280 - 60? कह रहा है हर एक प्लेयर का जो वजन है वो 60 kg है, तो अपना माइनस कर लेते हैं ना उसमें से, मतलब इस पूरे सिस्टम का इंक्लूडिंग दिस पर्सन ऑल्सो कितना वजन है सबका? 280 है। तो बेटा खुद का वजन कोई क्यों झेलेगा, खुद का वजन हटा लेते हैं। तो कितना वजन है उसकी टांगों के ऊपर? 220। कितना बताओ ना? 220 kg। अब वो कह रहा है कि इतने सारे वजन से जो उसकी टांगों की हड्डी है, लेवल देख रहे हो क्वेश्चन का, जो टांगों की हड्डी है वो हल्की सी कंप्रेस हो जाएगी। समझ में आ गया? अरे हड्डियां फ्लेक्सिबल होती हैं, इतनी भी नहीं कंप्रेस होगी कि हड्डी पूरी पिचक के वो टांगी छोटी होगी, हल्का सा मतलब कंप्रेशन होता है बोन्स के अंदर। तो टांगों की जो हड्डी है, ठीक है, वो कह रहा है ना थाई बोन, देखो यहाँ लिखा हुआ थाई बोन, फेमर भी कहते हैं उसको, साइंटिफिक वर्ड है, बायोलॉजिकल टर्म है। तो थाई बोन जो है इस बंदे की, वो उसकी एक्चुअल लेंथ तो 50 सेंटीमीटर है। कितनी लेंथ है उसकी एक्चुअल? 50, मतलब 50 सेंटीमीटर की उसकी थाई बोन है। तो इतना सारा वजन जब उसकी टांगों पे पड़ेगा तो हल्की सी वो बोन कंप्रेस हो जाएगी। तो आपको बताना कितनी कंप्रेस होगी वो बोन का। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है लास्ट में आपको, ये अलग से आप दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस ऑफ द बोन इज 9 × 10⁹। नीट में भी आया था क्वेश्चन, एम्स में भी आ चुका क्वेश्चन ये वाला। समझ में आ रहा कुछ? तो उसकी इतने बड़े वजन से उसकी हड्डी जो कि टांग की कितनी कंप्रेस हो जाएगी, ये निकालना आपको। क्लियर हुआ? अरे क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छी तरह से?
एक सर्कस हो रही है, सर्कस में एक बंदा उल्टा लेटा हुआ है, उसके दोनों टांगों के ऊपर 280 केजी के लोग हैं, 60 के बहुत सारे लोग हैं। तो इतना वजन होने से उसकी जो बोन है, थाई बोन है, जो कि 50 सेंटीमीटर की है, वो हल्की सी कंप्रेस हो जाएगी। तो आपको बताना कितनी कंप्रेस होगी। मतलब इन शॉर्ट आपको, फिर दिमाग लगा रहे हो यार तुम बोलो अपना, कौन सा मॉडुलस काम करेगा पहले तो यहाँ पर ये बताओ। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस ऑफ द बोन। ये तो यानी कि हड्डी टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी तो की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, शेयर मॉडुलस की बात ही नहीं कर रहा। हड्डी सूज जाएगी, फूल जाएगी, हवा भर जाएगी हड्डी के अंदर। बल्क की बात भी नहीं कर रहा हो, किसकी बात कर रहा हो, लेंथ की बात कर रहा है। तो कौन से मॉडुलस की बात कर रहा है, यंग्स की बात कर रहा है। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, जल्दी बोलो, अभी करवाया था मैंने आपको यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल अपॉन एल। मुझे बताओ, तुम समझ नहीं पा रहे, क्वेश्चन देख के घबरा जाते हो। क्या तुम्हें हड्डी का यंग्स मॉडुलस पता है? यस, गिवन था हमें। क्या तुम्हें ओरिजिनल लेंथ ऑफ द हड्डी पता है? यस, 50 सेंटीमीटर की बोन है। क्या तुम्हें फोर्स ऑन द हड्डी पता है? यस, क्योंकि 220 केजी की फोर्स है, mg से निकाल लेंगे हम। 260 नहीं है, 280 नहीं है, क्योंकि 280 में उसका अपना वेट भी था, तो 220 केजी की फोर्स है। क्या तुम एरिया निकाल लोगे? मान लेते हैं बेटा बोन ऐसी है, ये है बोन आपकी, कितनी बड़ी बोन है ये, मान लेते हैं कितनी बड़ी बोन है, 50 सेंटीमीटर। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों? एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से। अबे हड्डी का यहाँ से वजन पड़ेगा ना हड्डी के ऊपर ऐसे, तो एरिया तो ये वाला लेंगे ना हड्डी का, पाई आर स्क्वायर से। अब रेडियस कहाँ से लेकर आएंगे? लेट्स कम बैक टू क्वेश्चन। रेडियस अच्छा, तभी उन्होंने हड्डी का बेटा आपको अफेक्टिव रेडियस दिया हुआ था, समझ में आ गया? अफेक्टिव रेडियस ऑफ द बोन इज 2 सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वायर के लिए आर चाहिए होगा ना आपको, तो सारी बातें गिवन है। डेल्टा एल निकालना है, क्या निकालना है बेसिकली आपको यहाँ पर, जल्दी बोलो, डेल्टा एल निकालना है, चेंज इन लेंथ निकालनी है, हड्डी में कितना चेंज आएगा निकाल लेते हैं। डेल्टा एल को इधर ले आते हैं, डेल्टा एल को इधर लेकर आएंगे तो फोर्स अपॉन एरिया, ये वाला लेंथ ऊपर आ जाएगा और वाई नीचे आ जाएगा। बेटा हमें डेल्टा एल क्यों निकालना है? क्योंकि हमें निकालना था चेंज इन किसमें, लेंथ, चेंज इन लेंथ निकालनी है हमें, कि हड्डी में कितनी चेंज आएगा, लेंथ में कितनी हड्डी कंप्रेस हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो डेल्टा एल ही निकालना ना हमें यहाँ पर। अब बाकी बातें पुट करो यहाँ पर, इतना नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बेटा दोबारा से, पूरा आंसर निकालोगे अभी बैठ के। मैं क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो, पूरा आंसर निकालो। फॉर्मूला पुट करो यंग्स मॉडुलस का, आराम से करो सॉल्व इसको। ऐसे लिख लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 9.3 का आंसर है ये। मॉड्यूल मिल जाएगा, क्वेश्चन उसमें होंगे, आप बस खाली आंसर नंबर नोट कर लो। जल्दी करेंगे, ट्राई किया करो हमेशा वीडियो को पॉज करके। क्लियर हुआ? जल्दी करेंगे फटाफट। फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का पुट करके वाई दिया हुआ है। अच्छा एक बार आप लोग वैल्यूज जरा एक बार दिमाग में डाल लो। 280 केजी तो सबका वेट था, बताओ मैंने 60 माइनस क्यों किया? टांगों जो लेग्स के ऊपर वेट होगा, क्या वो उसका खुद का वेट भी होगा नीचे वाले का? नहीं होगा ना। तो 60 केजी माइनस कर दो, क्योंकि हर एक परफॉर्मर का वेट कितना दिया हुआ आपको, 60 केजी वेट दिया हुआ हर एक परफॉर्मर का, जितने भी यहाँ पर एक्रोबैट्स हैं। तो 2 सेंटीमीटर इसमें थाई बोन का रेडियस दिया हुआ है और 50 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। 9.3 एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अब हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूले को। तो बताओ बच्चों, डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स, यहां पर कौन लगा रहा है, सबका वजन, वजन को क्या बोलते हैं, एमजी। वेट, वेट होता है एमजी। लेंथ, और यहां पर बोलो पाई आर स्क्वायर एरिया, और यहां पर यंग्स मॉडुलस किसका, हड्डी का, बोन का। ठीक है,
वैल्यूज कौन पुट करवाएगा, कितना मास उस बंदे की टांगों पे आ रहा है? अरे बताओ, हर एक टांग पे कितना मास आ रहा है उस बंदे की? एक लेग पे कितना वेट आ रहा है? 220 आ रहा है। अबे कैसे बच्चे हो तुम लोग यार, दो टांगे होती हैं इंसान की, अब ये बताना पड़ेगा तुम्हें। वो कह रहा है ईच बोन में कितना कंप्रेशन आएगा, 220 तो दोनों टांगों के ऊपर आ रहा है ना, तो एक बोन पे 110 आएगा। यहां भी लॉजिक है। अब एमसीक्यू इतने पास पास दिए होते हो बेटा, दो लेग्स हैं, दोनों टांगों पे तुमने 220 केजी सपोर्ट किया हुआ है, तो एक लेग पे कितना आ रहा होगा? 110 आ रहा होगा ना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, तुमने शायद पढ़ा नहीं। वो कह रहा है देखो, बाय द डिटरमाइन द अमाउंट, पढ़ो लास्ट की 2 लाइंस पढ़ो। डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच ईच, ईच हर एक का निकालना है, ईच थाई बोन विल गेट कंप्रेस्ड। समझ में आ रहा है? ईच वर्ड का मतलब एक हड्डी का निकालना है, और टांगे 2 होती हैं, पता ना, टांगे 2 ही होती हैं। तो यहाँ भी गलती होती है, तो यहाँ 220 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? 110। इधर इधर ग्रेविटी की वैल्यू 10 ले लो, लेंथ कितनी थी बच्चे? 50 सेंटीमीटर में है, लेकिन ये तो -2 लगाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू 3.14 ले लें, 22/7 होती है। रेडियस कितना दिया हुआ था हमें, जल्दी बोलो, 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे। और बोन का यंग्स मॉड्यूलस कितना दिया था? 9 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या बचती है अब? मैथ्स। क्लियर है? निकालो, पूरा सॉल्व करेंगे इसको, बताओ कितना आंसर आ रहा है। बोन का एक बार चेक कर लेते हैं, यंग्स मॉड्यूलस कितना गिवन है में बोन का? 9 इंटू 10 के 9 ही है, और रेडियस कितना गिवन है बोन का? 2 सेंटीमीटर गिवन है। करेंगे आराम से, सॉल्व करो। और एक बात बताऊं मैं तुम्हें, आज तुम्हारा आंसर 50 सेंटीमीटर से तो कम आना चाहिए, बताओ क्यों? अबे हड्डी की टोटल लेंथ ही 50 सेंटीमीटर है, मान लो तुम्हारा आंसर 50 सेंटीमीटर या उससे बड़ा आ रहा है, इसका मतलब समझते हो? भाई हड्डी पूरी थोड़ी ना कंप्रेस हो जाएगी, बहुत कम आंसर आएगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर से तो बहुत कम आएगा ना इसका आंसर। हमारी बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पता होगा आपको शायद, हमारी बोन बड़ी रिमार्केबल सॉलिड्स हैं। उनमें क्या होता है, बीच में आपको पता होगा मैरो होता है बोन के बीच में, तो उनमें बड़ी लिगामेंट्स होते हैं विच आर स्ट्रेचेबल, तो हमारी बोन फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए कहते हैं वर्कआउट भी करना चाहिए। वैसे आपको डॉक्टर बनना है, वैसे आपको बेसिक बातें पता नहीं है, पता चला किसी की हड्डी टूटी आ गई और उसका तुम क्या करा रहे हो? एंडोस्कोपी करा रहे हो। वह कम से कम एक्सरे तो करा लो। जो आपको मैंने दिया है मैथ्स है बेटा, वो कर लो फटाफट उसको, मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। 5 और ये आपका आएगा 55 इंटू 10, 550 आ रहा होगा बच्चों आपको ऊपर का आंसर मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो 55 हो जाएगा 3 0 प्लस में और 2 माइनस में, इसको करेंगे तो 82.6 इंटू 10 की पावर, अच्छा ये 4 है, दिस इज 4, तो 3.14 इंटू 4 इंटू 9, 3 तो ये नंबर आ जाएंगे, इंटू 10 की पावर 5, क्योंकि 9 एंड -4 दैट्स 5, यही आएगा। इसको इंटू करेंगे, 9 4 36, 36 को अगर हम 3 से करेंगे तो 110 के करीब आंसर आएगा इसका, तो 550 अपॉन 110 इंटू 10 की पावर 5, 0 0 कट रहा है, तो ये आएगा 5 इंटू 10 की पावर -5, और यू कैन से 0.05 इंटू 10 की पावर -3 मीटर और 0.05 सेंटीमीटर। अच्छा -3 आ रहा है तो इसको सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे, फिर हम लोग क्या बोलेंगे? मिलीमीटर बोलेंगे। तो 0.05 मिलीमीटर की डिप्रेशन आएगी। क्लियर हो गया? तो 0.05 विल बी द डिप्रेशन इन द बोन, मतलब जो हड्डी होगी उस परफॉर्मर की, वो कितनी डिप्रेस हो जाएगी, कितनी कंप्रेस हो जाएगी? 0.05 मिलीमीटर। बहुत कम होता है ना ये बेटा, 50 सेंटीमीटर की तो एक्चुअल लेंथ ही है बोन की। ठीक है, तो स्टिल फर्क पड़ता है और वो अपने आप को रीस्टोर कर लेती है। कौन बच्चा बताएगा ये जो फोर्स लगी थी उसके टांगों पे, वो डिफॉर्मिंग थी कि रीस्टोरिंग थी? डिफॉर्मिंग थी। बाद में फिर थोड़ा वर्कआउट करेगा, रेस्ट करेगा, तो बोन्स की नेचुरल प्रॉपर्टी होती है वो अपने आप को रीस्टोर कर लेती है। ठीक है, क्लियर हो गया?
तो ये बहुत अच्छा टॉपिक था। आई थिंक इसका आंसर नोट कर लो, 0.05 मिलीमीटर। कैलकुलेशन घर में दोबारा कर लेना। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और आपको इसी तरह का कराता हूँ, ये करने के बाद यू विल कम टू नो कि टॉपिक क्या है ये। अब ये क्वेश्चन है बेटा, यहाँ ध्यान से देखो, जल्दी से यहाँ ध्यान से देखो। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, इतना प्यारा क्वेश्चन है ना ये। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है 9.4, जस्ट पे अटेंशन। वो कह रहा है एक ना बॉक्स रखा हुआ था नीचे सरफेस के ऊपर फिक्स करके, किसी ने यहाँ पे धक्का मारा, देखो कहाँ धक्का मारा है, टेंजेंशियली धक्का मारा है, जिससे कि वो जो बॉक्स था वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया ऐसे, मतलब ऐसे रखा था ऐसे हो गया। बेटा मेरा हाथ देख के कौन सा मॉडुलस याद आ रहा है? शेयर मॉडुलस। 3 मॉडुलस मैं बोलते रहा हूँ, 3 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर में से। पहला मैंने यंग्स का करा दिया तुम्हें, हड्डी वाला। अब ये एंगल वाला कराऊंगा, अगला फिर मैं वॉल्यूम वाला कराऊंगा। समझ में आ गया? 3 ही तरह से चेंज देगा तुम्हें वो, या तो लेंथ वाला चेंज देगा, या एंगल वाला चेंज देगा, या वॉल्यूम वाला चेंज देगा। लेंथ वाले के ऊपर बढ़िया क्वेश्चन कौन सा कराया मैंने अभी? बोन वाला। ठीक है, अब ये कौन सा क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हो एनसीईआरटी का? ये एंगल वाला क्वेश्चन है। अब ये बताओ, तुम यहाँ समझ रहे हो एक बात को, ये साइड कितनी है बच्चों इसकी? 50 सेंटीमीटर। कैन यू से ये एल है? कैन यू से ये एल है? अब ये बताओ, ये जो अपर साइड यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुई है वो डी आर है। कुछ याद आ रहा है? मैंने डी आर लिखवाया था अभी। और ये वाला एंगल क्या होता है? थीटा। और ये किसका बना हुआ है पूरा बॉक्स? बताओ किसका बना हुआ है पूरा बॉक्स? लेड का। और लेड का शेयर मॉडुलस, लेड का शेयर मॉडुलस कितना दिया हुआ है हमें? 5.6 इंटू, याद करो, 10 की पावर 9 दिया हुआ है, क्योंकि 10 की पावर 9 सबके साथ है। क्लियर है? तो ये हमें गिवन होगा, ऐसे टेबल नहीं दिए होंगे बेटा एंट्रेंस में। एंट्रेंस में क्लियर लिखा होगा कि लेड का शेयर मॉडुलस इतना होता है। क्लियर हो गया? शेयर मॉडुलस दिया हुआ है। फॉर्मूला बता दो क्या होता है शेयर मॉडुलस का? फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा एल नहीं होता बेटा यहाँ पर, आर्क अपॉन रेडियस, यही होता है। यही लिखा था आपने आज। अब इस फॉर्मूले को देखो और हमेशा ये पता लगाने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको। इन सब में से हेडिंग पढ़ो क्वेश्चन की, हाउ मच विल द अपर एज बी डिस्प्लेस्ड। बताओ इसको पढ़ के क्या निकालना है इन सब में से? अबे ऊपर की एज कितनी आगे खिंची जाएगी? डी आर निकालना है ना। जैसे मान लो ये रॉड ऐसे रखी थी, मैंने यहाँ पे धक्का मारा तो अपर एज आगे चलेगी ना, ऐसे होगी, तो कितनी आगे गई है? आर्क। डी आर निकालना है। तो डी आर के अलावा बाकी बातों को ढूंढने की कोशिश करो फॉर्मूले में से। क्लियर हो गया? बेटा क्वेश्चन आपके सामने, आप खुद ट्राई करोगे, वीडियो को पॉज करके खुद किया करो। डी आर निकालना है। लेंथ तो दी हुई है आपको 50 सेंटीमीटर की। शेयर मॉडुलस वो वाला यूज करोगे लेड का। फोर्स, अरे हाँ फोर्स कहाँ से लाए यार? फोर्स कहाँ से लाए? अच्छा दी तो ये है कि सब्जेक्टेड बाई ए शेयरिंग फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। फोर्स भी दी हुई है। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया भी दिया हुआ है आपको। कहाँ दिया हुआ एरिया बताऊं? कहाँ दिया हुआ एरिया? ये ऐसे 50 है, ये ऐसे 50 है, और थिकनेस कितनी है उसकी? 10। ऐसे 50 है बेटा ये, और ये होती है थिकनेस। बताओ ये कितनी दी हुई है? 10। तो बताओ ना ये एरिया कैसे निकालोगे आप? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। करो, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके सामने ही है, आप सिर्फ आंसर नंबर डाल लो। आंसर नंबर ऑफ एग्जांपल 9.4 ऑफ एनसीईआरटी। 3 क्वेश्चन करो आज आराम से। बताओ 3 क्यों कराने का मेरा मोटो है? एक लेंथ के ऊपर हो गया, एक यंग्स मॉडुलस के ऊपर हो गया, फिर मैंने आपको आज आपके ग्रुप में एक प्रैक्टिस शीट दी है, राइट? वो बस उतने क्वेश्चंस करने घर जाके। करो करो। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ, अच्छा 2 मिनट के लिए यहाँ फोकस करो। अब जैसे हमने ये एक सॉल्यूशन किया था, अब इसमें हमें दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू कौन सा मॉडुलस? शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल अपॉन एल, नहीं, डेल्टा आर, आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन हमें तो डेल्टा आर निकालना है, तो इसको इधर ले आओ। तो फोर्स अपॉन एरिया, लेंथ ऊपर आ जाएगा, शेयर मॉडुलस किसका? लेड का। एम आई राइट? शेयर मॉडुलस किसका? लेड का लेना पड़ेगा यहाँ पर हमें। अब सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फोर्स कितनी गिवन थी? फोर्स हमें देखो, फोर्स गिवन है 9 इंटू 10 की पावर 4। फोर्स गिवन है 9 इंटू 10 की पावर 4। लेंथ चेक कर लेते हैं, लेंथ कितनी गिवन है हमें? ओरिजिनल 50। तो लेंथ हमें गिवन है 50, लेकिन सेंटीमीटर में है, तो -2 करना पड़ेगा।
एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो बेटा 50 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, बट आपको यहां पर -4 लगाना पड़ेगा, बताओ क्यों? बेटा -2 सेंटीमीटर को 2 बार करेंगे तो एक बार -2, दूसरे का भी -2, -4 हो जाएगा, ये -4 लगाना मत भूलना। आगे शेयर मॉड्यूलस ऑफ लेड हमें दिया हुआ था 5.6 इंटू 10 की पावर 9, तो 5.6 इंटू 10 की पावर 9, तो इतना जो अपर एज होगा उस बॉक्स का वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो 9 इंटू 5 कितना होता है बच्चों? 45 होता है, और ये हो जाएगा 5 एंड -2 दैट इज -3, एंड यहाँ पर आपका आंसर आएगा 500, या 5 कर लेते हैं इसको, 1 2 -4 + 2 विल बी -2 इंटू 5.6 इंटू 5.6 इंटू 10 की पावर 9, यही आ रहा है। इसको इंटू कर लेते हैं 5.6 को 5 से, तो यू विल गेट 45 डिवाइडेड बाई 6 5 30 दैट्स 3, 5 5 25 एंड 3 28 इंटू 10 की पावर 9 एंड -2 विल बी 7, 7 अगर ऊपर आएगा -7, तो यू विल गेट -4। 28 को 45 से, 45 को 28 से डिवाइड करेंगे तो 1.7 समहाउ आंसर आएगा, और 10 के पावर -4 मीटर, और यू कैन से 0.17 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, या 0.17 मिलीमीटर। तो 0.17 मिलीमीटर इज योर फाइनल आंसर। आप 0.17 मत लिखो ना यार, आप मीटर भी छोड़ दो, वो तो ऑप्शन डिपेंड करता है ना कैसे दिए हुए, सेंटीमीटर में है कि मिलीमीटर में। तो ये आपका दूसरी तरह क्वेश्चन था शेयर मॉड्यूलस के ऊपर बेस्ड। क्लियर हो गया? इसमें एंगल का चेंज था। किसका चेंज था इसमें? एंगल का। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपने शेयर मॉड्यूलस को समझा। अब तीसरा क्वेश्चन, मैंने कहा था 3 मॉड्यूलस के ऊपर पूरी बुक भरी पड़ी है सॉलिड चैप्टर की, तो तीसरा जो क्वेश्चन आपका आएगा वो ये वाला आएगा। देखो ध्यान से जरा समझो इस क्वेश्चन को। ये एनसीईआरटी एग्जांपल ऑन कौन सा मॉड्यूलस? बल्क मॉड्यूलस। तीसरा रह गया था वॉल्यूम वाला रह गया था। अब कितना बढ़िया क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि इंडियन ओशन जो है हमारा, इंडियन ओशन पता होगा आपको, उसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 3000 मीटर है। आपको पता पानी का बहुत ज़बरदस्त प्रेशर होता है, पानी बेटा पिचका के मार देता है। जैसे अभी पीछे वो सबमरीन गई थी पानी के अंदर, लोग पिचक के मर गए। तो पानी का बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर होता है, और 3000 मीटर पे पानी इतना प्रेशर लगाएगा कि पानी को ही कंप्रेस कर देगा। तो नीचे का जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा डेंसर होता है। जो गोताखोर होते हैं, जो डाइवर्स होते हैं, वो ज़्यादा नीचे नहीं जाते, उन्हें पता भाई प्रेशर से मर जाएंगे, सूट फट जाएंगे उनके। उस ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, वो सिलेंडर फट जाते हैं, ठीक है। और 3000 मीटर पे तो इतना पानी का प्रेशर होगा कि बंदा सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो 3000 मीटर पे क्या होगा, वो पूछ रहा है कि बल्क मॉड्यूलस पानी का गिवन है, तो कितना फ्रैक्शनल कंप्रेशन होगा पानी के अंदर, मतलब जो नीचे की पानी की लेयर होगी वो कितनी कंप्रेस्ड होगी। वो ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा कंप्रेस्ड होती है कि ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड स्टेट पे होती है, जेली होती है ना, जेली, पानी नहीं होता नीचे, जेल की तरह होता हो, जैसे सॉलिड की तरह। अब पानी जेल कैसे बन जाता है? क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ जाते हैं, तो पानी लगभग कैसा हो जाता है वहाँ पे? जेल की तरह। समझ में आ रहा है? तो कितना कंप्रेशनल स्ट्रेन होगा उस पानी के अंदर इंडियन ओशन में, अगर आप कभी नीचे जाओ तो। बढ़िया क्वेश्चन है। अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सा मॉड्यूलस काम करेगा बेटा? बल्क मॉड्यूलस काम करेगा। और बल्क मॉड्यूलस पानी का याद कर लो 2.2 इंटू 10 की पावर 9 ना, नहीं याद मत करो, दिया होगा आपको, टेंशन मत लो। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि टेबल अलग से देते, कहते छांट लो यहाँ से। सही में आ गया? हमें तो पानी का दिया हुआ ना। वाटर का बल्क मॉड्यूलस कितना दिया हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ। वाटर का बल्क मॉड्यूलस कितना होता है याद ही कर लो, वैसे काम ही आएगा 2.2 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल। क्लियर हो गया? अब बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला बच्चों क्या था, क्या क्या करवाया था मैंने अभी? फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, है ना, याद है आपको? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और आपसे वो वैसे भी डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू पूछ रहा है, तो डेल्टा वी अपॉन वी का फॉर्मूला बताओ यहाँ से क्या आएगा। इसको इधर ले आते। अब ये बताओ, ये जो फोर्स अपॉन एरिया है ये प्रेशर है। फोर्स अपॉन एरिया इज अ काइंड ऑफ प्रेशर। याद रखो एक नई बात बेटा, सुन लो,
ये जो प्रेशर तुम कर रहे हो, पानी के प्रेशर का फॉर्मूला एच रो जी होता है, नई बात है, याद करो। ये पानी जो प्रेशर लगाता है वो हाइट के ऊपर बेस्ड होता है। मुझे एक बात बताओ, मैं एक स्विमिंग पूल में चला गया नीचे, मेरे ऊपर पानी 10 मीटर का है, तो मुझे प्रेशर ज़्यादा फील होगा, या मैं समुद्र में चला गया जहाँ 3000 मीटर है मेरे ऊपर? तो हाइट मैटर करती है ना। कम हाइट पे, अगर मैं कम डेप्थ पे जा रहा हूँ नीचे, तो प्रेशर कम फील होगा। 3000 मीटर पे जा रहा हूँ, प्रेशर ज़्यादा फील होगा। तो हाइट के रिस्पेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला एच रो जी होता है। ये आ गया फ्लूइड चैप्टर में पढ़ोगे। एच होती है हाइट, रो है पानी की डेंसिटी, और जी है ग्रेविटी। तो यहाँ पर बताओ डेल्टा वी अपॉन वी का फॉर्मूला क्या आना चाहिए इस हिसाब से। इसको इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा पी अपॉन बी, बट प्रेशर यहाँ पर एच रो जी है अपॉन बी। नाउ वी विल पुट ऑल द वैल्यूज एंड विल गेट दिस आंसर। तो आपको डेल्टा वी अपॉन वी का आंसर निकालना था। हाइट कितनी है वहाँ पर जहाँ वो जा रहा है? 3000। डेंसिटी ऑफ पानी, जिसको नहीं पता बेटा, 1000 होती है। याद कर लो, ये डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज 1000 इन एसआई सिस्टम। आपने केमिस्ट्री में 1 पढ़ी होगी, वो सीजीएस में होता है। ठीक है, पानी की डेंसिटी 1000 होती है। ग्रेविटी को 10 ले लो, और बल्क मॉडुलस ऑफ द वाटर हमें दिया हुआ था 2.2 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर है? तो 2.2 और 3 के अलावा देखो यहाँ पर क्या बचेगा। 2.2 और 3 के अलावा 3 अपॉन 2.2 इंटू 10 की पावर कितनी बचेगी? देखो 3, 4, 5, 6, 7 एंड -9। 7 - 9 -2। क्लियर है? और 2.2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 समथिंग, तो 1.2 इंटू 10 की पावर -2। दैट्स अवर फ्रैक्शनल चेंज इन वाटर। तो 1.2 इंटू 10, यूनिट मत लगाना इसकी। पता क्यों मत लगाना? क्योंकि ये बताओ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये भी मीटर क्यूब होगा, ये भी मीटर क्यूब होगा। रेशियो जो होता है ना एक चीज़ का, वो यूनिटलेस होता है। तो कोई यूनिट नहीं है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो 1.2 इंटू 10 की पावर -2। तो इतना कंप्रेशनल चेंज आएगा पानी में इतनी ज़्यादा डेप्थ पे जाने के बाद। तो बेटा इन शॉर्ट आपने ये पढ़ा है आज कि आपके इस चैप्टर में 3 मॉड्यूलस पढ़ने हैं बेसिकली आपको। सॉलिड जो चीज़ें होती हैं उनमें 3 तरह से चेंज आ सकता है। लेंथ वाइज आ सकता है, वॉल्यूम वाइज आ सकता है, या एंगल वाइज आ सकता है। तो लेंथ वाइज आएगा तो यंग्स मॉड्यूलस की लगाना है, वॉल्यूम वाइज आएगा तो बल्क मॉड्यूलस की लगाना है, और अगर एंगल वाइज आएगा तो शेयर मॉड्यूलस की लगाना है। तो मैं तो बार बार बेटा एक ही बात कहूँगा, 3 मॉड्यूलस याद कर लो बेटा तुम लोग, और सारे काम बेकार हैं। 3 मॉड्यूलस याद कर लो। दुनिया में, इस पूरी दुनिया में जो आपको दिख रही है सामने, 3 ही तरह के मॉड्यूलस होते हैं। बताओ कौन कौन से होते हैं? मैं एक बार नाम लिख देता हूँ तीनों के। एक होता है वाई मॉड्यूलस, एक होता है आपका बी मॉड्यूलस, और एक होता है आपका शेयर मॉड्यूलस। समझ में आ गया? पूरा चैप्टर सॉलिड इन्हीं 3 मॉड्यूलस के ऊपर है, और ये हुक्स लॉ से स्टार्ट हुआ था। चलो, सब में आता है स्ट्रेस, सब में आता है स्ट्रेस, लेकिन नीचे क्या आएगा? स्ट्रेन। इसमें आएगा लेंथ वाला, डेल्टा एल अपॉन एल वाला। इसमें बताओ स्ट्रेस, तो इसमें भी आएगा फोर्स अपॉन एरिया, बट इसमें आएगा वॉल्यूम वाला। और इसमें भी आएगा स्ट्रेस तो, लेकिन इसमें आएगा फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन एंगल याद है आपको, आर्क अपॉन रेडियस। चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल आज तक जो मैंने देखा है, या तो लेंथ के ऊपर बेस्ड ही आएगा, या वॉल्यूम के ऊपर ही आएगा। एक टॉपिक इसका एक ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हो गए हैं ये वाले। अब नेक्स्ट क्लास से आपको नए चैप्टर की थ्योरी पहले करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एक पूरा मॉड्यूल है ये सॉलिड एंड फ्लूइड्स के नाम से। सॉलिड बहुत छोटा सा पार्ट है, कुछ नहीं है सॉलिड्स के अंदर। 3 मॉड्यूलस पढ़ने हैं बस। समझ में आ गया? नाम बोल दो तीनों के एक बार बिफोर वी एंड द क्लास। यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस। सब में एक चीज कॉमन है, सब में ऊपर क्या आ रहा है जल्दी बताओ? स्ट्रेस। और नीचे क्या आता है? स्ट्रेन। क्या पढ़ाया था मैंने? स्ट्रेन 3 तरह का होता है, लेंथ वाला, वॉल्यूम वाला, एंगल वाला। तो इसी तरह से 3 मॉड्यूलस बन जाते हैं। और ये जो फॉर्मूला था स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला, इसको दिया था हुक्स ने। दैट लॉ इज हुक्स लॉ। क्लियर हो गया? तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। परसों कंटिन्यू करेंगे इनके एमसीक्यूज से। एक शीट आपको दी गई है आज, पीपीपी दी गई है 1 इसकी, बस वो प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन इसी रजिस्टर पे। क्लियर हो गया सर? हाँ बोलो। सर वो पीपीपी आप व्हाट्सएप कर सकते हो ग्रुप पर? अबे कर तो दी, ओके सर। देखता है नहीं तू। तेरे को तो मैंने इंडिविजुअली भी करी है। ओके सर। देख देख के चेक करके बता अभी। ओके सर क्या बोल रहा है?